की शुरुआत होती है साल 2014 में एक बारिश वाले दिन से। एक आदमी एक छोटे से खाने की दुकान में आता है और कहता है, मुझे एक बड़ा बाउल बीफ नूडल्स सूप देना। अब वो शांति से खाना खाते हुए म्यूजिक सुन रहा होता है और खाने के बाद एक झटके में वो दुकान के सेकंड जनरेशन मालिक को चाकू से मार देता है और आराम से वहाँ से चले जाता है। ऐसा लगता है उसने बहुत शांति से ये काम किया है। अब अगले दिन दुकान के बाहर मीडिया और पुलिस का ढेर लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन होने लगती है और न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि पहले कई महीनों से लगातार मर्डर हो रहे थे। फिर रिपोर्ट के आखिर में एक बड़ा खुलासा होता है कि ली जेनियाओ नाम का आदमी खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। इवन उसने ये भी कबूल करा था कि उसने खुद अपने डैड का मर्डर करा है। अब मीडिया वाले उसे एक नाम दे देते हैं जो होता है द रेन स्टॉर्म किलर। अब कहानी 2023 में आती है जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम पेनियो है और वो जंगल में किसी से बचकर भाग रही होती है जो उसे मारना चाहता है। अब वो ठोकर खाकर गिर जाती है। तब पता चलता है कि उसको मारने के लिए उसके पीछे एक लड़की पड़ी है और वो जैसे पेनियो को मारने जाती है अचानक पेनियो घबराकर अपनी नींद से उठ जाती है। असल में वो अपने घर में ऑफिस डेस्क पर रेन स्टॉर्म किलर से जुड़ी फाइल्स पढ़ते पढ़ते सो गई थी, इसलिए उसे ऐसा सपना आया। अब वो तैयार वगैरह होकर जैसे ही अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है तभी उसे दो लेडीज रोक लेती है जो उसी की बिल्डिंग में ही रहती है। वो दोनों पेनियो से पूछती है, क्या तुम यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुई हो? तो पेनियो कहती है, हाँ बस मुझे एक हफ्ता ही हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। अब वो दोनों औरतें उसे डराते हुए कहती है, तुम्हारा जो फ्लैट है ना वो हॉन्टेड है यानी भूतिया। क्या तुम्हें पता नहीं उसका पिछला ओनर पहाड़ पर मर गया था यानी उसका मर्डर हुआ था। अब ये सुनकर पेनियो अनकंफर्टेबल हो जाती है पर फिर वो इस बात को हल्के में ले लेती है कि अगर पिछले मालिक का खून पहाड़ पर हुआ है तो मेरा ये फ्लैट हॉन्टेड कैसे हुआ, मतलब ये सेफ है, और वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस पहुंचकर पेनियो हॉन्टेड हाउस पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसके कलीग जो कि उसकी सीनियर भी है वो आके उसे काम सौंपने लगती है। पर पेनियो कहती है कि डायरेक्टर तावे ने मुझे साफ कहा है कि मुझे सिर्फ जेनियाओ से मिलकर ही इंटरव्यू सेट करना है, और ये कहते ही उसे तावे का कॉल आ जाता है। दरअसल तावे चाहता था कि पेनियो उसके साथ चले जेनियाओ से मिलने, बट उसे सर्दी होने की वजह से डॉक्टर ने उसे क्वारंटाइन में रहने का ऑर्डर दिया होता है, इसलिए वो पेनियो से कहता है कि तुम अकेले ही चले जाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कि पेनियो जेल पहुंचती है लेकिन जेल का शांत माहौल देखकर ही काफी नर्वस हो जाती है, और खासकर तब जब वो जेनियाओ को अपने सामने देखती है और जब उससे बात करती है तो बहुत हड़बड़ाते हुए बात करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जेनियाओ बहुत शांति से बात करता है, इवन वो उसे कंफर्टेबल भी फील कराता है। वैसे पेनियो हड़बड़ाहट में ये भी कह देती है कि मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देन फिर वो अपना मुंह बंद करती है और सीधा काम की बात पर आती है और बताती है कि मैं फिल्म प्रोडक्शन से आई हूँ। मेरा बॉस तावे आपकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, तो क्या आप हमें इंटरव्यू देंगे? जेनिया पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम्हारी जॉब रिस्क में आ जाएगी? तो वो कहती है हाँ। तब जेनिया बिना सोचे समझे उसे डॉक्यूमेंट्री के लिए हाँ कर देता है, बट एक शर्त पे कि मैं जिस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ उसी का दूंगा। तो पेनियो भी मान जाती है, पर फिर पूछती है आपने इस इंटरव्यू के लिए हाँ क्यों कहा? लेकिन तभी उनके बात करने का टाइम खत्म हो जाता है और जेनिया वहाँ से बिना जवाब दिए चले जाता है। फिर पेनियो बाहर आ जाती है अपनी कजन युनचेन से मिलने और उसे अपनी और जेनिया की मुलाकात के बारे में बताती है। तो युनचेन के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो। देन ये दोनों जब बातें करते हुए घर जाने लगते हैं तो इनकी मुलाकात एक पति पत्नी से होती है और वो लेडी पेनियो को फल देते हुए कहती है कि शियाओ देखो ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ऐसा लगता है वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है पर किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी नहीं है, इसलिए अब उस लेडी का पति पेनियो से माफी मांग लेता है कि सॉरी हमें गलतफहमी हो गई, हमने आपको कोई और समझ लिया, और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाता है। पर इस इंसिडेंट से युनचेन और भी ज्यादा परेशान दिखती है। अब रात में जब पेनियो अपने घर में बैठकर रिपोर्ट लिख रही होती है तो उसे अचानक बार बार जेनिया का ख्याल आने लगता है जैसे अब वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा हो। देन जब वो पानी पीने जाती है तो उसे अचानक बारिश की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो बारिश तो हो ही नहीं रही होती। फिर वो टेबल पर क्लैर डी लूना म्यूजिक की सीडी रखी हुई देखती है। तभी अचानक से एक लड़का आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। पेनियो बस उसको ध्यान से देखने लगती है। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो उस लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर है। तभी अचानक एक आवाज आती है, श्याओ उठो। अब पेनियो अपनी नींद में से शॉक होकर उठ जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो तो जेनिया के साथ सेक्स ड्रीम देख रही थी। अब वो घबरा कर वॉशरूम जाती है और फिर अपना चेहरा धोती है, पर तभी उसे शीशे में अपनी जगह एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई उदास लड़की दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो चीखते हुए अपनी कजिन को आकर इस बारे में बताती है। बट जब वो देखती है तो शीशे में वो उदास लड़की थी ही नहीं बल्कि इन दोनों के ही चेहरे दिख रहे थे। लेकिन पेनियो को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह फ्लैट
सच में हॉन्टेड है। अब इसलिए वो अगले दिन इस फ्लैट की मकान मालकिन को कॉल करती है और सारी बात बताती है। तो मालकिन और उल्टा उसे सुना देती है कि कोई भूत वूत नहीं है, अगर घर छोड़ना है तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन डिपॉजिट वगैरह वापस नहीं मिलेगा, वो भूल जाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कि पेन्यू तावे के साथ जेल आती है और जेनिया का इंटरव्यू शुरू होता है। तावे उससे पूछता है कि तुम्हारा बचपन कैसा था, बट जेनिया चुप रहता है। फिर तावे पूछता है स्कूल के दोस्त, तो जेनिया बताता है कि नहीं थे। फिर तावे एक ईयर बुक दिखाता है जिनमें उन बच्चों की भी फोटो होती है जिनको जेनिया ने बेरहमी से मारा था। अब ये देख जेनिया को गुस्सा आने लगता है, जिससे तावे उसके जख्मों को खुरेद रहा हो। देन जेनिया पेन्यू की तरफ देखने लगता है तो तावे अब उसे अपनी जगह बैठा देता है सवाल पूछने के लिए। फिर पेन्यू उससे घबराते हुए पूछती है आपने अपने क्लासमेट्स को क्यों मारा। तो जेनिया उसे देख स्माइल करने लगता है और जवाब में बस इतना कहता है कि मुझे बारिश वाले दिनों से नफरत है। और बस यही इंटरव्यू खत्म, क्योंकि जेनिया अब आगे के सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहता था। अब बाहर आकर तावे काफी गुस्से में होता है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या ये लिखेगा कि एक फेमस किलर ने अपने ही क्लासमेट को इसलिए मारा क्योंकि उसे बारिश पसंद नहीं। दरअसल जेनिया ने पुलिस को सरेंडर करते टाइम ये रीजन कभी नहीं बताया कि उसने इतने सारे मर्डर करे क्यों, और तावे वही रीजन जानने के लिए उसका इंटरव्यू लेने आया था, बट ऑब्वियसली उसने नहीं बताया। अगर तावे को वो रीजन पता चल जाए तो वो ये डॉक्यूमेंट्री में बताकर काफी फेमस हो सकता है, और यही तो तावे चाहता है, फेमस होना। अगले सीन में दिखाते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है और सेल के अंदर बैठा जेनिया बारिश की आवाज को सुनता है। उसे याद आता है कि स्कूल की वही लड़की शायद जिससे वो प्यार करता है, उसके डेस्क पर गालियां लिखी थी और वो लड़की रोते हुए अपनी डेस्क को साफ कर रही थी और वो बस उदास होते हुए उसे दूर से देख रहा था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एक काली तितली उसकी उंगली पर आकर बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं वेनलिंग के लिए केक लाया हूँ, और वो उसके दरवाजे के बाहर केक रख देता है और चले जाता है। वेनलिंग जब केक लेने के लिए दरवाजा खोलती है तो अचानक उसके सामने वो उदास लड़की आ जाती है और उसके कंधे पर सर रखती है, जिससे तो वो चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी चीखें उसके माँ बाप भी सुनते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे उनके लिए ये रोज का हो, यानी वेनलिंग की इस कंडीशन को ठीक करना उनके हाथ में भी नहीं है। अब एक दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ वो पति पत्नी रहते हैं जिन्होंने पेन्यू को शियाओ समझकर फ्रूट्स दिए थे। अब जैसे ही वो पति पत्नी घर आते हैं तो जो लेडी होती है वो कहती है शियाओ मैं खाना बना रही हूँ। फिर उसका पति कमरे में जाता है, खिड़की बंद करता है और रोने लगता है। टेबल पर बैले यूनिफॉर्म वाली लड़की की फोटो होती है, वही उदास लड़की, और एक फोटो में तो वो जेनिया के साथ भी है, यानी शायद वो लड़की मर चुकी है और उसकी आत्मा भटक रही है और उसकी मौत अभी भी उसकी मॉम एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब पेन्यू तावे के साथ बारिश में डॉक्यूमेंट्री के लिए बारिश वाला सीन शूट करने आई होती है तो तब भी उसे वो उदास लड़की दिखती है, लेकिन जब वो घबरा कर तावे को दिखाती है उस तरफ तो वो लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। अब ऑफिस आकर वो वही बारिश वाले सीन वाला वीडियो देख रही होती है जिसमें वो उस उदास लड़की की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। देन वो अपनी कजिन यूचैन को कॉल करती है और बताती है कि मैंने फिर से उस लड़की को देखा। तभी अचानक वही उदास लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत होती है साल 2007 से, जहाँ जेनिया को स्कूल की टीचर और काउंसलर ने ऑफिस में बुलाया होता है। उन दोनों के चेहरे पर टेंशन होती है क्योंकि जेनिया के फेस पर काफी गहरी चोटें। अब टीचर और काउंसलर को तो लगता है कि शायद जेनिया या तो स्कूल में बुली हो रहा है या फिर स्कूल के बाहर कोई उससे परेशान कर रहा है, इसलिए काउंसलर उससे प्यार से पूछती है जेनिया सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। टीचर और काउंसलर क्लियरली चाहते हैं कि जेनिया खुलकर बात करे, लेकिन जेनिया कुछ नहीं कहता, जैसे उसकी आंखों में किसी चीज का डर हो और उसे चुप रहने की आदत हो गई हो। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जेनिया के डैड उसकी मॉम को मार रहे थे तो जेनिया अपनी मॉम को बचाने आता है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। फिर दिखाते हैं कि जब वो अपनी जॉब पर होता है और बर्तन धो रहा होता है तब वहाँ कुछ लोग उससे कर्ज वसूलने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसके डैड ने उनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया होता है और अब चुकाने की जगह डर कर घर में छिप कर बैठा है। इसलिए ये लोग जेनिया को पकड़ते हैं और उसे थोड़ा बहुत मारते हुए कहते हैं कि अगर तेरा बाप एक हफ्ते में नहीं मिला तो हम सारा पैसा तुझसे वसूलेंगे, और ये धमकी देकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर जेनिया को पता चलता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को फिर मारा है, तो इस बार तो वो उनसे लड़ने लग जाता है। तो अब उसका बाप भी उसे जानवरों की तरह मारता है, यानी उसकी जिंदगी स्कूल से ज्यादा तो घर पर डेंजरस थी। खैर वो ये सब टीचर और काउंसलर को नहीं बताता और झूठ बोलता है कि मैं बाइक से गिर गया था और वहाँ से चले जाता है। यानी जेनिया बचपन से ही अपना दर्द छुपाकर जीना सीख चुका है। दूसरी तरफ हमें शियाओ को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के
के साथ बातें करते हुए जा रही होती है और फिर अचानक वो सब छोड़कर स्कूल की रूफटॉप पर आ जाती है अपना बैले डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल के डांस टीम का हिस्सा है। अब ऑफिस से निकलकर जेनियाओ भी जाने अनजाने में रूफटॉप पर आ जाता है और शियाओ को डांस करते देख चुपचाप खड़े होके उसे देखने लगता है। उस मोमेंट पर उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सा सुकून दिखाई देता है। अब जैसे शियाओ की नजर जेनियाओ पर जाती है तो वो थोड़ी सी चौंक जाती है और ऑकवर्ड भी हो जाती है। तभी जेनियाओ के पेट से आवाज आती है तो शियाओ हंस पड़ती है और उससे अपना टिफिन खाने को दे देती है। जेनियाओ पूछता है क्या तुम नहीं खाओगी, तो वो कहती है मैं डांस टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझ पर प्रेशर होता है कि मैं अपना खाना लिमिट में खाऊं और वेट मेंटेन करूं, इसलिए तुम मेरा टिफिन खा लो। अब जेनियाओ टिफिन खोलकर चिकन लेग खाने लगता है। तब तो चिकन लेग को देख शियाओ की जीभ लबलबाने लगती है और वो उसे देख खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। लेकिन जेनियाओ ऑलरेडी वो खा चुका था, इसलिए अब दोनों स्कूल में छुप छुप कर चिकन लेग बेंटो खरीदने चाहते हैं, जैसे उनके लिए ये कोई छोटा सा एडवेंचर हो, और वापस रूफटॉप पर आके बैठकर खाना खाते हैं, यानी चिकन लेग। वैसे देखा जाए तो शियाओ की जिंदगी सिंपल और वार में बिल्कुल जेनियाओ से उल्टी। खैर तभी बेल बजती है और शियाओ मुस्कुराते हुए जेनियाओ से कहती है कल भी हम इसी वक्त पे यहीं मिलेंगे और मेरा लंच कल भी तुम खा सकते हो। ये कहकर चली जाती है और ये जेनियाओ की जिंदगी का शायद पहला नॉर्मल और खुशी वाला मोमेंट होता है। अब जब रात को वो अपनी जॉब पर बर्तन धो रहा होता है तो शियाओ को याद करते हुए मुस्कुराने लगता है। तभी उसे उसका बॉस बुला लेता है और उसकी महीने की सैलरी देता है। इवन उसने जेनियाओ को थोड़े पैसे ज्यादा ही दिए थे उसकी मेहनत के, और वो पैसे जेनियाओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जब वो घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में फिर वही डेप्ट कलेक्टर मिल जाते हैं जिनसे उसके डैड ने उधार लिया है। अब वो लोग जेनियाओ से पूछते हैं तेरा बाप कहाँ पर है, तो जेनियाओ झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटों को देख वो समझ जाते हैं कि जेनियाओ झूठ बोल रहा है, इसलिए अब उसके सारे पैसे छीन लेते हैं वो लोग और बोलते हैं कि अब तो हम पैसे तेरे से ही वसूलेंगे। अब यहाँ से बेचारा जेनियाओ और भी फंस जाता है। अब वो घर पहुंचकर जल्दी से अपनी मॉम को घर से बाहर ले जाता है और यहाँ रिवील होता है कि जेनियाओ ने जानबूझकर अपने बाप का पता डेप्टर को दे दिया था ताकि वो लोग उसके पीछे न पड़े। जब उसकी मॉम को ये पता चलता है तो वो तो गुस्से में उसे थप्पड़ ही मार देती है और कहती है कि वो इंसान चाहे जैसा भी हो लेकिन वो तुम्हारा बाप है। अब वो वापस घर जाकर अपने पति को बचाती है और एक चेक लिखकर उन डेप्टर्स को पैसे दे देती है। और जेनियाओ बाहर से देखता है कि उसके माँ बाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, तो उसे लगता है जैसे वो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। उस पल जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है और वो गुस्से, दर्द और कंफ्यूजन में शियाओ की शॉप तक भाग कर जाता है। लेकिन जब वो उसे अपने पेरेंट्स के साथ हंसते हुए देखता है तो रुक जाता है, क्योंकि वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे लगता है कि कहीं उसकी दर्द भरी जिंदगी में आकर शियाओ की भी खुशियाँ खत्म नहीं हो जाए, इसलिए वो उससे बिना मिले चले जाता है। अब अगले दिन शियाओ स्कूल की छत पर जेनियाओ के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो तो आता ही नहीं। अब डांस प्रैक्टिस के दौरान उसका अच्छा परफॉर्मेंस देख टीचर उसे फंक्शन में सोलो डांस परफॉर्म करने को कह देती है। उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन शियाओ की इस सक्सेस से एक लड़की के चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई देती है। अब जेनिया जब कॉरिडोर से गुजरता है तो शियाओ उसे देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन जेनिया उसे इग्नोर करके चले जाता है और यहीं से उनका कनेक्शन टूटने लगता है। तभी एक ब्लैक तितली उसके पास आती है और अचानक सीन बदल जाता है और एकदम डार्क हो जाता है। जेनिया अपने हाथ में हथियार लिए हुए चैन इनिया नाम की लड़की के पीछे पड़ा होता है, वो भी रात के टाइम जंगल में, और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अब इनिया भागते भागते गिर जाती है और रोते हुए पूछने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन जेनिया बिना जवाब दिए उसे मार डालता है। इनिया तो मर चुकी होती है पर फिर भी वो उस पर वार करता रहता है जब तक उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो जाता, और तब भी उसके आसपास काली तितलियां घूमती रहती है और यहीं से एक विक्टिम से किलर का सफर शुरू होता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी 2023 में, और पिनियो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खोई हुई खड़ी होती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंची। अब पुलिस वाले उसकी कजिन को कॉल करके स्टेशन बुलवाते हैं और वो पिनियो को अपने बाहर ले जाती है और पूछती है तुम स्टेशन पर क्या कर रही थी और तुमने मेरा फोन क्यों काटा था कल रात। पिनियो को बिल्कुल भी याद ही नहीं होता कि वो ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुंची। उसके लिए ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डरावनी होती है, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब रात को काम करते टाइम वो अपनी कजिन को बताती है कि उसने फिर से उस लड़की को देखा, तो तभी वो लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है जो कोई और नहीं शियाओ होती है। तभी अचानक माहौल एकदम चेंज हो जाता है और शियाओ उसे अपने पीछे एक म्यूजिक रूम तक ले जाती है जिसमें उसका फेवरेट गाना बजता है, लेकिन वो
वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर अचानक वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। पिनियो जब उस रूम में जाती है तो वहाँ बैलेट शूज पड़े हुए होते हैं और फिर अचानक वो ट्रेन स्टेशन पर आ खड़ी होती है। अब प्रेजेंट में पिनियो अपने ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि वो तो ऑफिस से घर के लिए निकली थी और लिफ्ट में रोते हुए जाती हुई दिखती है। लेकिन पिनियो को तो ये सब याद ही नहीं होता और उसे लगने लगता है कि शायद उस लड़की की आत्मा ने उसे पजेस कर लिया था। अब उसे डर लगता है कि वो खुद अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। अब जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर में जेनियो के केस के पेपर्स बिखरे पड़े हैं। पिनियो को ये समझ नहीं आता कि शियाओ की आत्मा ने उसे पजेस क्यों किया था। तब उसकी कजिन उसे शांत करने लगती है। तभी उसका बॉस यानी तावे उसे कॉल करके काम पर बुला लेता है। अब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में वो दोनों ऑफिसर लाओ का इंटरव्यू लेने आए होते हैं जो कि जेनियो के सीरियल किलिंग केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ऑफिसर लाओ उन दोनों को बताते हैं कि जेनियो ने जब पहला मर्डर किया था तो बिल्कुल केयरलेस और जल्दबाजी में किया था, जैसे उसने बिना सोचे समझे अपने इमोशंस के फ्लो में आकर मर्डर कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जेनियो के बाकी मर्डर्स और ज्यादा प्लान्ड और केयरफुल हुए, यानी वो अपने गुनाहों का एक सबूत तक क्राइम सीन पर नहीं छोड़ता था और धीरे धीरे वो इमोशनलेस और कोल्ड ब्लडेड होता चला गया। ऑफिसर लाओ उन दोनों को और एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जेनियो हर मर्डर के बाद क्राइम सीन इतना अच्छे से साफ करता था कि पुलिस को भी क्लू नहीं मिलता था। वो बॉडीज को भी बड़ी प्लानिंग के साथ डिस्पोज करता था ताकि उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वो इतना बेदर्द हो चुका था कि वो मर्डर्स वाले सीन पर आराम से बैठकर नूडल्स का बाउल खा लेता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब तावे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि इनिया को मारने के बाद जेनियो ने जो चीजें जलाई थी क्या वो सबूत थे, क्योंकि तावे को लगता है कि शायद वो किसी क्राइम एविडेंस को मिटा रहा था। लेकिन ऑफिसर लाओ बताते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कोई लीगल एविडेंस नहीं जलाया बल्कि उसने इनिया के अपार्टमेंट से ली हुई फोटोज और बैलेट ड्रेस को जलाया था। एक सीन में दिखाते हैं कि जेनियो बैलेट ग्रुप की फोटोज इनिया की लाश के पास जला रहा होता है। इससे पता चलता है कि उसका ऑब्सेशन सिर्फ मर्डर तक लिमिटेड नहीं था। अब इंटरव्यू के बाद पर्सनली तावे उनसे एक और सवाल पूछता है कि आपके हिसाब से जेनियो में सबसे अलग बात क्या थी। तो ऑफिसर लाओ थोड़ा सोच कर जवाब देते हैं कि जब उसने कन्फेशन दिया तो वो हर चीज में सच बोल रहा था, जैसे उसने कितनों को मारा, कहाँ कहाँ मार कर फेंका, कब मारा, कैसे मारा, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं बताता और वो है उसका मोटिव कि उसने ये सब क्यों किया। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़े राज को छुपा रहा हो जो शायद सब कुछ बदल दे। अब पिनियो घर आकर उस शियाओ की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और डरते हुए कहती है कि प्लीज बिना बताए मुझे पजेस मत करना, जब तुम अचानक आ जाती हो तो मुझे डर लगता है। तभी डोरबेल बजती है और पिनियो की जान ही निकल जाती है क्योंकि आस पड़ोस वालों ने पहले ही पिनियो को अजीब सी डोरबेल की आवाज के बारे में बताया था। अब वो घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसकी कजिन आई है उसके लिए खाना लेकर। अब जाके पिनियो की जान में जान आती है। अब यूनचन पूरी रात पिनियो के साथ ही रुकी होती है इस डर से कि कहीं वो नींद में फिर से स्लीप वॉक नहीं करने लग जाए। अब अगली सुबह जब पिनियो उठती है तो पता चलता है कि यूनचन पहले ही घर से चले गई थी क्योंकि उसे जरूरी काम था। फिर पिनियो भी जब ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो उसकी मुलाकात एक नेबर से होती है। तब पिनियो मौका देख उससे पूछती है कि मेरे से पहले मेरे फ्लैट में कौन रहता था। तो वो बताती है कि उस लड़की का नाम चैन इनिया था। अब ये सुनते ही वो तुरंत वापस घर आकर उस लड़की के बारे में डिटेल्स चेक करने लगती है। फिर वो अपनी कजिन यूनचन को फोन करके बताती है कि उसे चैन इनिया के बारे में पता चला है। वो ऑनलाइन उसकी फोटोज देख के आती है कि इनिया तो बिल्कुल भी उस यूनिफॉर्म वाली लड़की जैसी नहीं लग रही। वो अभी बस बता ही रही होती है कि यूनचन कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, और फोन कट कर देती है। अब यूनचन को दिखाया जाता है जो गुस्से में जेनियाओ से जेल में मिलने आई होती है और गुस्से में जेनियाओ को देख रही होती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 2007 में जेनियाओ, शियाओ और यूनचन तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत होती है जब यूनचन को पिनियो का फोन आता है और पिनियो घबराई हुई आवाज में कहती है मैंने उस लड़की को फिर से देखा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बताए कॉल में से एक तेज स्टैटिक नॉइस यानी तीखी आवाज आने लगती है और फिर अचानक शियाओ की आवाज सुनाई देती है। ये वही रात थी जब शियाओ ने पिनियो के शरीर पर कब्जा किया था। अगले सीन में दिखाते हैं यानी प्रेजेंट में कि यूचैन जेल में जेनियाओ से मिलने आती है और गुस्से में कहती है कि इंटरव्यू के लिए हाँ क्यों कहा, हमने डिसाइड किया था ना कि सब खत्म हो चुका है, तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते। यानी यूचैन जेनियाओ को साफ साफ इशारों में कह देती है कि वो नहीं चाहती कि ये मामला फिर से बाहर आए और इसी वजह से बाद में जेनियाओ तावे और पिनियो से मिलने से मना कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनियाओ के इंटरव्यू देने के मना करने पर ऑफिस में तावे और उसके बिजनेस पार्टनर चैनी आपस में लड़ पड़ते हैं। चैनी गुस्से में कहती है
कि तुम अपने इस पैशन प्रोजेक्ट में इतना खो जाते हो कि तुम्हें रेंट और स्टाफ की सैलरी तक याद नहीं रहती, जबकि अभी कमर्शियल शूट करके सारा खर्चा मैं मैनेज कर रही हूँ और सारी चीजों को अकेले मैं संभालती हूँ। और ऊपर से पिनियो को भी तुमने अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना कर रखा है, जबकि इसको हायर करते टाइम ये डिसाइड हुआ था कि ये हम दोनों की मदद करेगी। अब जैनी अपनी सारी भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तावे को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ दिखाते हैं कि जेल में रहते हुए जेनियाओ शियाओ के नाम एक लेटर लिखता है, तो वहीं दूसरी तरफ तावे पिनियो को लेकर जेनियाओ के बचपन के घर आता है उसकी मॉम का इंटरव्यू लेने। पहले तो उसकी मॉम मना कर देती है, लेकिन जब तावे उसे जेनियाओ का वीडियो दिखाता है जिसमें वो कहता है कि उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है, तो ये वीडियो देख उसकी मॉम इमोशनल होकर इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है। अब सबसे पहले तावे जेनियाओ के डैड के बारे में पूछता है, तो जेनियाओ की मॉम बताती है कि मेरे हस्बैंड शुरू से एक अच्छे इंसान थे, लेकिन जैसे ही उनकी जॉब चले गई वो चिड़चिड़े होने लगे और कब उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ये उनकी आदत बनती गई और मेरे कंट्रोल में भी कुछ नहीं था। पहले जेनियाओ चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन जब उसने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसके डैड उसे भी मारने लगे और मैंने हमेशा जेनियाओ को उन पर हाथ उठाने से रोका, क्योंकि आखिर एक बेटा अपने ही फादर पर कैसे हाथ उठा सकता है। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है और खुद को ही दोष देती है कि शायद उसी की वजह से आज उसका बेटा जेनियाओ बदल गया है। देन पेनियो पूछती है कि आपने इतने सालों में फाइट बैक क्यों नहीं किया, तो जेनियाओ की मॉम कहती है कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, मैं नहीं जीत सकती थी। अब उनके लिए सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो इंटरव्यू को यहीं रोक देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर तावे भी अपनी कार लाने वहाँ से चली जाता है। फिर बचती है पेनियो, जो कि जेनियाओ के पुराने कमरे को देख उसके अंदर चली जाती है। वहाँ वो पूरे कमरे को देखने लगती है, तब उसकी नजर एक सीडी पर जाती है जो उसे जानी पहचानी लगती है, और सीडी के अंदर उसे उस लड़की का फोटो भी मिलता है जो उसे लगातार हॉन्ट कर रही है, यानी शियाओ। और फोटो में वो जेनियाओ के साथ होती है। वो इस बारे में जब जेनियाओ की मॉम से पूछती है तो वो बताती है कि जेनियाओ का सारा सामान वो तावे से पैक करके लाई थी, शायद उसमें ये सीडी आ गई होगी। देन तावे गुस्से में पेनियो को वहाँ से खींच कर ले जाता है और कहता है कि हम ये डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, न कि पुलिस से, जो तुम उनके सामान की छानबीन कर रही थी। तो पेनियो बताती है कि मैं बस उस फोटो में जो लड़की है उसके बारे में जानना चाहती थी। देन ये कार में बैठे होते हैं, तब पेनियो उसे समझाती है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं और फोटो वाली लड़की उसे हॉन्ट कर रही है। अब तावे ये सुनकर कहता है अब तो इस लड़की का पता करना ही पड़ेगा, इसलिए वो यहीं रुक कर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है और पेनियो को जेनियाओ से मिलने भेज देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पेनियो जेल में जेनियाओ के सामने बैठी होती है और कहती है मुझे तो लगा तुम मुझसे मिलने से मना कर दोगे। तो जेनियाओ कहता है मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता हूँ, इसके बाद यहाँ कभी मत आना, मैं नहीं मिलूंगा। ये कहकर जाने ही लगता है कि पेनियो उसे वो फोटो दिखाती है जो उसे सीडी के अंदर से मिली थी और पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जेनियाओ उस फोटो को देख हैरान हो जाता है और कहता है नहीं मैं नहीं जानता, और वो पेनियो के सारे सवालों को नकार देता है। लेकिन जब वो लास्ट में पूछती है क्या तुमने इसे मारा, तो ये सुनकर जेनियाओ एकदम फ्रीज हो जाता है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। अब वापस जाते टाइम वो पेनियो की बातों से बहुत डिस्टर्ब लगता है, तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि शियाओ छत पर खड़ी हुई है, वो भी उदास, और वो सीढ़ियाँ चढ़कर उसकी तरफ दौड़ता है। अब घर पर पेनियो 2007 का केस रिसर्च कर रही होती है, पर तभी अचानक उसके घर में स्कूल बेल बजने लग जाती है और कोई शियाओ को बुला रहा होता है। और फिर पेनियो खुद को एक स्कूल की छत पर खड़ा हुआ पाती है, वहाँ शियाओ भी होती है। पेनियो उसे देख पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो शियाओ कहती है तुम खुद यहाँ आई हो क्योंकि तुम जवाब जानना चाहती हो। फिर वो पेनियो का सर अपने सर से टच करती है ताकि वो उसे बता सके कि वो कौन है और वो और जेनियाओ केस से कनेक्टेड है। अब यहीं से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियाओ जेनियाओ के पीछे पीछे आती है बैलेट रूम से निकलकर और उसे आवाज देकर पूछती है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। तभी वहाँ यूचेन आती है और ये देख शियाओ को अकेले में ले जाकर समझाती है कि उससे दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर वो ओ यांग ताए वाले इंसिडेंट का जिक्र भी करती है कि यांग ताए और उसके दोस्त का एक बार जेनियाओ से झगड़ा हुआ था, तो जेनियाओ ने उसमें से एक लड़के को इतना पीटा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसे स्टिचेस भी लगे और इस वजह से जेनियाओ स्कूल से निकलते निकलते बचा। पहले तो शियाओ ये सुनकर शॉक होती है, पर फिर कहती है क्या पता जेनियाओ ने लड़ाई शुरू न करी हो और उन लड़कों ने ही उसे उकसाया हो, हमें पूरी बात नहीं पता। तो यूचेन गुस्से में कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, वो साइको से कम नहीं है, और ये कहकर चली जाती है। अब रात को जब जेनियाओ अपनी जॉब पर होता है तो वहाँ डेब्ट कलेक्टर्स आके कहते हैं कि तेरी माँ ने हमें पूरे पैसे नहीं दिए थे उस दिन और अब तो वो भी गायब है, और फिर जेनियाओ को धमकाकर उसे ड्रग्स बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन जेनियाओ साफ साफ मना कर देता है। तो फिर भी वो लोग जबरदस्ती उसे एक पैकेट पकड़ा कर एक दिन सोचने का टाइम देकर
कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो तमाशा हुआ उस वजह से शॉप का मालिक पोलाइटली जेनिया को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि अगर डेप्ट कलेक्टर यहाँ बार बार आते रहे तो उसकी शॉप ही बंद हो जाएगी। जेनिया भी उसकी सिचुएशन समझता है और वहाँ से जॉब छोड़ के चले जाता है और फिर घर लौटने पर देखता है कि उसकी माँ पैकिंग कर रही है। वो पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, तो उसकी मॉम उससे कुछ पैसे देकर झूठ बोल देती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ दूसरी सिटी में, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। तब जेनिया को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम तो उसे छोड़कर भाग गई। वो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि आप झूठ बोल रही थी ना, आप वापस नहीं आने वाली ना। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गई हूँ। दिखाया जाता है कि जेनिया की मॉम अपने हस्बैंड के साथ बस स्टेशन पर होती है। जेनिया के डैड अपनी वाइफ को जेनिया से बात करते देख कहते हैं कि जेनिया को कुछ मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब जेनिया अपने डैड की आवाज सुनकर ही हैरान हो जाता है और अपनी मॉम से भीख मांगने लगता है कि मॉम प्लीज वापस आ जाओ, डैड को छोड़ दो, आपको जहाँ भी जाना है मैं लेके चलूंगा, हम दोनों को मैं सपोर्ट करूंगा। तो उसकी मॉम कहती है बेटा हम मजबूर हैं, वो डेप्ट कलेक्टर्स तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम दोनों के पीछे पड़े, अगर वो तुम्हारे पास आए तो कह देना कि हम दोनों घर पर नहीं है और अपना ख्याल रखना। ये कहकर कॉल कट कर देती है। वैसे देखा जाए तो जेनिया की मॉम को अपने बेटे की थोड़ी सी तो चिंता थी, लेकिन जब जेनिया के डैड कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हम दोनों का फ्यूनरल अरेंज करे, इससे अच्छा तो हम भाग जाएं, और इसी वजह से जेनिया की मॉम अपने हस्बैंड का ही साथ देती है। यहाँ जेनिया अब अंदर से पूरा टूट चुका था कि उसके पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर भाग गए, यानी उसे जीते जी अनाथ कर दिया। अब वो अपनी मोटर बाइक लेके गुस्से में निकल पड़ता है और उसे अपने बचपन के सारे पुराने खुशी वाले पल याद आने लगते हैं। अब वो आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों को फैला देता है जैसे उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं हो। तभी शियाओ घर जाते टाइम उसे देख लेती है। वो बुलाती है पर वो निकल जाता है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं कि शिया और जेनिया दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। जब जेनिया को होश आता है तो वो पूछता है मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो शियाओ बताती है कि जब मैं घर जा रही थी तो तुम मेरे पास से ही मोटर बाइक से गुजरे थे और आगे जाकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुम्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम बेहोश हो गए, आसपास कोई नहीं था, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया, लेकिन तुम्हारी मोटर बाइक उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ही है। तभी नर्स आकर जेनिया से कहती है एडमिशन प्रोसेस के लिए पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा और तुम्हें रात भर ऑब्जर्वेशन में भी रहना होगा। ये कहकर चली जाती है। फिर शिया जेनिया से कहती है ला नंबर दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर देती हूँ। दरअसल शिया तो उसकी मदद ही करना चाहती थी पर जेनिया मना कर देता है कि कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। अब उसी टाइम शियाओ के पापा का भी कॉल आ जाता है तो वो उनसे झूठ कह देती है कि मैं अपने रूम में सो रही हूँ। दरअसल उसके मम्मी पापा नाइट शिफ्ट करते हैं और घर पर नहीं होते, इसलिए शियाओ के लिए झूठ बोलना आसान हो जाता है और वो जेनिया के साथ ही रुकने का फैसला करती है। अब जब वो जेनिया के पास आ रही होती है तभी वो देखती है कि नर्स ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि जेनिया माइनर है और इलीगली बाइक चला रहा था। अब शिया पुलिस को देख घबरा जाती है और जेनिया को इस बारे में बताने आती है, लेकिन वो तो अपने बेड पर होता ही नहीं है। अब वो उसे बाहर ढूंढ लेती है और पुलिस के बारे में बता देती है। तो वो जल्दी से शिया को लेकर एक खाली रूम में छुप जाता है जब तक कि पुलिस वहाँ से चले नहीं जाती। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज खड़े थे, इसलिए अचानक ऑकवर्ड हो जाते हैं और जेनिया उसे छोड़ देता है। देन जब जेनिया अपनी बाइक लेने जाने लगता है तो शियाओ से कहता है अब तुम घर जा सकती हो, लेकिन शियाओ नहीं मानती और कहती है अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, अगर तुम्हारे साथ फिर से कोई हादसा हो गया तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब शियाओ उसे घर तक छोड़ने जाती है और घर के अंदर भी आ जाती है। जेनिया उसे अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करता है, जैसे उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देना और फिर अपने रूम से बाहर निकलकर कहना कि तुम घर जाओ, लेकिन शिया फिर भी उसके साथ ही रहती है और उससे पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जेनिया समझ जाता है कि शिया ऐसे तो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उसे सच बता देता है कि वो भाग गए, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, मैंने ही डिसाइड किया है कि अब मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, बस खुश। अब ये सब सुनकर शिया को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है और जेनिया शिया को जबरदस्ती घर से भेज देता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शिया जेनिया को हॉस्पिटल लेके आई थी वो बेहोश होता है। डॉक्टर उसे चेक करते हुए कहते हैं कि इसके शरीर पर तो काफी पुरानी और गहरी चोटें, ऐसा लगता है इसने अपने बचपन से डोमेस्टिक वायलेंस सहा है। और ये सब शिया सुन लेती है और इमोशनल हो जाती है। अब अगली सुबह शिया घर पर नाश्ता नहीं करती बल्कि वो लंच में जरूरत से ज्यादा खाना पैक करवा लेती है अपनी मॉम से और जल्दी से वहाँ से स्कूल चले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एक टीचर जेनिया को डांट रहा होता है, क्योंकि रात को पुलिस ने यूनिफॉर्म की मदद से पता लगा लिया था कि जेनिया ही वो लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस ने इस चीज के बारे में स्कूल में बता दिया था। और अब टीचर उसे काफी डांटते हैं क्योंकि एक तो वो बाइक बिना लाइसेंस के चला रहा था और ऊपर से उनकी स्कूल की रेपुटेशन भी तो खराब
हो सकती है और रात को वो हॉस्पिटल से भी तो भाग गया था, इसलिए ये सब शियाओ देख लेती है। और जब जेनिया उसे देख अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है तो शियाओ वहाँ से चली जाती है। अब लंच टाइम में जब शियाओ जेनिया से मिलने उसकी क्लास में आती है तो देखती है कि उसके क्लासमेट उसको गरीब होने की वजह से तंग कर रहे हैं। अब शियाओ उनके बीच में नहीं पड़े, इसलिए यूचैन उसे क्लास से बाहर ले जाती है। अब शियाओ जेनिया को क्लास से बाहर जाते हुए देखती है तो पीछा करते हुए छत तक आ जाती है। वो वहाँ आराम से सो रहा होता है तो शियाओ उसे देख कहती है, लगता है किसी को बहुत भूख लगी है। अब वो उसे अपने लंच खाने को दे देती है तो जेनिया गुस्से में बोल देता है कि मुझे तुम्हारी ये दया नहीं चाहिए, मैं कोई गली का कुत्ता हूँ जो तुम मुझे खाना दे रही हो। देखो हम दोनों अलग अलग दुनिया से, अगर कोई भी हमें देखेगा तो यही कहेगा कि तुम मुझ पर दया कर रही हो और मैं तुम्हें सिंपैथी के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज आगे से मुझसे मत मिलना। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये सब बातें सुनकर शिया को बहुत बुरा लगा था और वो आज अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान नहीं दे पाती। अब स्कूल के छुट्टी के टाइम पर एक लड़का उसे काफी अप्रोच करने लगता है कि मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ, पर शिया उसे जैसे तैसे अपनी जान छुड़वाती है और उसके ऑफर को रिजेक्ट करके चली जाती है। देन रात को वो जेनिया के घर आती है और आते से कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो बात करते हैं। और वो उसके लिए चिकन भी लेकर आई होती है। जेनिया पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ क्योंकि हम मिले, बात की और एक दूसरे को जाना, यही तो दोस्ती होती है ना, तो तुम इसे दया कैसे कह सकते हो? मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो जेनिया कहता है, मैं नहीं बनना चाहता, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? क्या तुमने मेरे बारे में स्कूल में खराब बातें नहीं सुन रखी है? तो शिया मुस्कुराते हुए कहती है, सुनी सुनाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करती और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, ये बस हम दोनों की बात है। फिर तो वो उससे सॉरी भी बुलवाती है जो आज उसने शिया से स्कूल की छत पर कहा उसके लिए, और जेनिया थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से सॉरी कह भी देता है। और अब शिया खुश होकर घर से निकलती है और जेनिया भी खुशी से उसका लाया हुआ चिकन खाने लगता है। अब अगले दिन शिया बहुत खुश रहती है। यूचैन और शिया जब हॉलवे से गुजरते हैं तो यूचैन नोटिस करती है कि हॉलवे में जेनिया और शिया एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं। अब शाम को यूचैन शिया की डांस प्रैक्टिस खत्म होने का इंतजार करती है। देन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों साथ में बातें करते हुए जाने लगते हैं। शिया उसे अपने डर के बारे में बताती है कि कंपटीशन में सोलो डांस करने को बोला है मुझे और मेरे आइडल भी आने वाले हैं, कहीं मुझसे कुछ गलती न हो जाए। तो यूचैन उसे हिम्मत देती है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो, मुझे तुम्हें डांस करते देखना बहुत पसंद है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ यूचैन की दादी आ जाती है और अचानक उन्हें देखकर यूचैन का पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है, जैसे वो उनसे काफी डरती हो। इवन वो अपनी दादी के सामने शिया को अपनी दोस्त मानने से भी इनकार कर देती है और अपनी दादी के साथ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन यूचैन के इस बर्ताव से शिया काफी हर्ट हुई थी और अगली सुबह स्कूल आते टाइम जेनिया भी उसका उदास चेहरा नोटिस कर लेता है और स्कूल ड्रॉप के टाइम यूचैन शिया को इग्नोर करती है। लेकिन लंच के टाइम खुद शिया से बात करने आ जाती है, पर शिया उससे बोलती है कि मेरे लंच प्लान से एक दोस्त के साथ। यूचैन उसे अभी भी जेनिया से दूर रहने की वार्निंग देती है, लेकिन शिया कहती है तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी के फैसले लेने का, क्योंकि हम दोनों दोस्त तो है नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिया और जेनिया छत पर लंच करते हैं, लेकिन कोई उनकी चुपके से फोटो खींच लेता है और स्कूल डिसिप्लिन ऑफिस में कंप्लेंट कर देता है कि वो दोनों किसी गलत रिलेशनशिप में, और फिर दोनों को ऑफिस में बुलवाया जाता है। अब शिया को मिलिट्री ऑफिस भेजा जाता है और वहाँ उससे कहा जाता है कि एक स्टेटमेंट साइन करो और जेनिया से हर तरह का कांटेक्ट बंद करो, वरना तुम्हारा सोलो डांस कैंसिल कर दिया जाएगा, जैसे वो लोग शिया से जबरदस्ती कर रहे थे। बट शिया मना कर देती है कि हमने छत पर कुछ भी गलत नहीं किया और उसने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं जो साथ में बैठकर लंच कर रहे थे, आखिर इसमें गलत किया है। लेकिन उसकी बात जैसे कोई समझना ही नहीं चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ काउंसलर जेनिया से पूछती है, क्या तुमने शिया को मजबूर किया? अब काउंसलर का सवाल सुनकर और अपनी बैड रेपुटेशन की वजह से जेनिया खुद को विलन बना लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ही उसे फोर्स किया। और तभी अचानक यूनचैन वहाँ पहुँचती है क्योंकि वो सुन चुकी थी कि रूफटॉप पर किसी लड़की को किस करने की बात फैल रही है, इसलिए वो आगे बढ़कर बोलती है कि मैम छत पर जेनिया के साथ मैं थी, और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है ताकि शिया की रेपुटेशन स्कूल में बर्बाद न हो और उसका बैलेट का सपना कहीं अधूरा न रह जाए। अब जैसे शिया को पता चलता है कि यूनचैन ने उसके लिए अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दी, तो वो उसे जल्दी से ढूंढते हुए उसकी क्लास में आती है, लेकिन देखती है कि उसकी दादी उसे स्कूल से घर ले जा रही है, इसलिए वो चुप रहती है। अब घर आकर यूचैन की दादी उसे शॉवर लेने के लिए बोलती है। अब वॉशरूम में आकर यूचैन जैसे ही अपनी शर्ट उतारती है तो अचानक उसकी दादी वहाँ पर आती है, या यूं कहो जबरदस्ती घुस जाती है और पागलों की तरह ब्रश से उसे जोर जोर से रगड़ने लगती है। उसके हाथों पर पुराने जख्म भी होते हैं, जिससे ये समझ आता है कि ये पनिशमेंट उसके लिए कोई नई पनिशमेंट नहीं है। यूचैन गिड़गिड़ाती है कि
प्लीज रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन दादी तो सुनती ही नहीं, इवन वो रुकती भी नहीं और चिल्लाकर कहती है तुम भी अपनी माँ की तरह बदतमीज हो। अब यूचेन उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और जब बाहर आती है तो सामने शियाओ को खड़ा पाती है जो उसे ही देखने आई थी। लेकिन अब शियाओ यूचेन के जख्मों को देख हैरान खड़ी होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत साल 2008 से होती है। यूचेन को दिखाया जाता है जो शियाओ को लेटर लिख रही थी जिसमें वो अपने बचपन की कहानी बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूचेन की परवरिश उसकी दादी ने बहुत सख्ती से की थी। दरअसल उनको यूचेन की मॉम से बहुत नफरत थी और वो यूचेन के डैड की मौत का जिम्मेदार उसकी माँ को मानती थी। अब यूचेन ने खुद सच्चाई ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पेरेंट्स के साथ सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था जिसमें उसकी माँ थोड़ी सी जली थी लेकिन उसके डैड मर गए। अब इतने दर्द भरे बचपन के बीच यूचेन ने एक दिन शियाओ को डांस करते हुए देखा और उसे उस पल जो खुशी मिली थी वो उसे कभी नहीं मिली और फिर धीरे धीरे वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। यूचेन अपने लेटर में लिखती है कि शियाओ तुम मेरी जिंदगी का वो सूरज हो जिसने मेरी ठंडी जिंदगी में गर्मी ला दी। अगले सीन में जब वो जेनियाओ के साथ उसे खुश देखती है तो थोड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है लेकिन जब बाद में देखती है कि शियाओ मुसीबत में है तो यूचेन उसके ऊपर लगे हुए इल्जाम का दोष अपने ऊपर ले लेती है। देन लास्ट में वो लेटर में लिखती है कि तुम अब कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। शियाओ पहले तो यूचेन की हालत देख उसे अपना शर्ट पहनने को दे देती है और जब उसकी दादी वहाँ आती है यूचेन को लेने तो शियाओ उनके सामने से यूचेन को वहाँ से भगा के ले जाती है और अपने घर लाती है और अपने पेरेंट्स को झूठ बोलती है कि यूचेन आज रात उसी के साथ रहेगी। अब रात को शियाओ को बहुत गिल्ट होता है और उससे लगता है कि यूचेन के साथ आज जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं वो है। लेकिन यूचेन ऐसा नहीं मानती और समझाती है कि उसकी दादी है ही ऐसी और साथ ही ये भी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरा मतलब है तुम्हारे डांस परफॉर्मेंस को। अब शियाओ उसे हक करके सो जाती है। यूचेन तो सो चुकी थी लेकिन शियाओ को नींद ही नहीं आती तो वो कन्वेंस स्टोर तक टहलने निकल जाती है और वहीं स्टोर पर बैठकर जेनियाओ अपना डिनर कर रहा होता है। अब जेनियाओ को देख वो उसके पास आकर बैठ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनियाओ के घर के बाहर डेप्ट कलेक्टर्स आ खड़े थे और जेनियाओ उन्हें देख भाग जाता है इसलिए वो अपने घर से दूर यहाँ नूडल्स खाने आया था। जेनियाओ शियाओ से पूछता है तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो तो शियाओ बताती है कि बस ऐसा ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए टहलने निकल गई। जेनियाओ उसे देख समझ जाता है कि मामला यूचेन का है। शियाओ उससे कहती है कि मैं कल स्कूल में सारी सच्चाई बता दूंगी तो जेनियाओ उसे समझाता है कि उसने जो करा वो तुम्हारे लिए करा और अगर तुम सच बता दोगी तो यूचेन की सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। फिर शियाओ पूछती है वैसे तुम दोनों को स्कूल वालों ने क्या पनिशमेंट दी तो जेनियाओ बताता है कि हम दोनों को दूर रहने की वार्निंग दी और एक स्टेटमेंट साइन करवाया। फिर वो उससे कहता है मेरे साथ राइड पर चलोगी। अब दिखाते हैं कि कन्वेंस स्टोर के बाहर वही लड़का खड़ा होता है जो शियाओ को कब से अप्रोच कर रहा था स्कूल में। इसका नाम यांगताए होता है और वो देखता है कि जेनियाओ शियाओ को हेलमेट पहनाने में मदद कर रहा है। शियाओ तो जेनियाओ के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है पर ये देखकर यांगताए गुस्से में आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ राइड के दौरान शियाओ उसे पूछती है कि उस दिन तुमने एक्सीडेंट के टाइम आंखें बंद करके हाथ क्यों फैलाए हुए थे तो जेनियाओ कहता है ताकि सारी परेशानियां पीछे छूट जाए और वो शियाओ से भी ऐसा करने को कहता है और जब वो करती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। फिर वो जेनियाओ को पीछे से पकड़ती है तो जेनियाओ एकदम नर्वस हो जाता है। फिर वो उसके कंधे पर सर रख कर कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हमें कोई नहीं जानता, काश ये सफर खत्म ही न हो। खैर घर तो आना ही था। देन फिर वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है और जब वो जाती है तो वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। अगले दिन सुबह यूचेन शियाओ की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आती है। वहाँ यांगताए की गैंग यूचेन और जेनियाओ दोनों का मजाक उड़ाती है क्योंकि दोनों के पास जिम यूनिफॉर्म नहीं होता। उसमें से एक लड़का यूचेन के साथ बहुत घटिया मजाक करने लगता है कि रात को क्या तुम दोनों किसी मोटेल में थे, बताओ ने साथ में क्या क्या किया। अब ये सुनकर जैसे जेनिया उस लड़के को सबक सिखाने जाता है उतने में तो यूचेन ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब वो लड़का भी गुस्से में यूचेन को मारने जाता है तो बीच में जेनियाओ आके उसे बचा लेता है और उस घटिया लड़के को बहुत मारता है, इतना कि उसके नाक से खून आने लगता है। और यांगताए इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी गैंग से जेनियाओ को बुरी तरह पिटवा देता है। तभी टीचर आ जाती है और सबको मिलिट्री ऑफिस ले जाया जाता है। वहाँ पर यांगताए और उसके दोस्त एक झूठी कहानी बना देते हैं और जेनियाओ को ही दोषी ठहराते हैं क्योंकि स्कूल के रूल के हिसाब से जिसने फाइट शुरू की उसे मेजर डिमेरिट मिलता है, जिसने जवाब दिया उसे माइनर और जो देखते रहे उन्हें वार्निंग। जेनियाओ पहले ही स्कूल से निकाले जाने के करीब होता है और टीचर उससे कहते हैं अपना विड्रॉल लेटर लिखो तो जेनियाओ ठंडे दिमाग से कहता है इससे अच्छा स्कूल से निकाल दो मुझे। तभी यूचेन बोलती है और सारी बात बताती है और टीचर को ये भी याद दिलाती है कि दादी और स्कूल के बीच एग्रीमेंट हुआ था और अगर इस मुद्दे पर बात नहीं उठी तो मामला खत्म माना जाएगा। असल में मजाक
तो यांगताई की गैंग ने ही शुरू किया और मैंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया और जेनियाओ ने मुझे इन सब से प्रोटेक्ट करा। अब टीचर मजबूर हो जाता है और यांगताई की गैंग को अपॉलॉजी लेटर लिखने का ऑर्डर दे देता है। अब बाद में जेनियाओ यूचेन को थैंक्स कहता है, लेकिन यूचेन तो उसे गुस्से में कहती है, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कहती है, तुम अपनी खराब जिंदगी अकेले जियो, शियाओ को इसमें घसीटना भी मत, और अगर उसे कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब शाम को यूचेन और शियाओ साथ में घर जाने लगते हैं, लेकिन यूचेन को अजीब लगता है कि दादी ने उसे कॉल तक नहीं किया, न स्कूल लेने आई और न ड्राइवर भेजा। अब जैसे ही ये दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शियाओ के घर तो पुलिस आई हुई है। पुलिस वाले शियाओ के पेरेंट्स से कहते हैं कि आप दोनों पर किडनैपिंग की कंप्लेंट हुई है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये सब यूचेन की दादी ने किया था और अगले ही पल यूचेन वापस अपनी दादी के घर होती है। अब दादी उसे धमकाती है कि अगर तुम शियाओ से दूर नहीं रही तो मैं उसके फैमिली बिजनेस को बर्बाद कर दूंगी। अब यूचेन डर जाती है और मजबूरी में कहती है, प्लीज ऐसा मत करना, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी और झूठ भी नहीं बोलूंगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यांगताई की गैंग अभी भी गुस्से में होती है और सब कहने लगते हैं कि हमें उसे मिलकर सबक सिखाना चाहिए, पर यांगताई कहता है सिर्फ मारना ही काफी नहीं होगा, ऐसा कुछ करना है मुझे कि जेनियाओ की पूरी जिंदगी खराब हो जाए, उसके पास कुछ भी नहीं बचे। अब वो किसी को कॉल करके फेवर मांगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि दादी यूचेन का फोन छीन लेती है और कहती है कि अब से तुम स्कूल नहीं जाओगी, और बताती है कि तुम्हें स्कूल से निकालने का विड्रॉल प्रोसेस पहले शुरू हो चुका है, और ये बताकर उसे उसके ही रूम में लॉक करके चले जाती है। और यूचेन के स्कूल से निकलने वाली बात जेनियाओ को स्कूल में यांगताई की गैंग से पता चलती है, यानी वो लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और जेनियाओ सुन लेता है, और फिर वो ये बात लंच के टाइम छत पर जाकर शियाओ को बताता है, और वो ये भी कहता है मैंने सुना था कि वो अगले हफ्ते यूएस के लिए निकल रही है और वहाँ अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेगी। ये सुनकर शियाओ हैरान हो जाती है और यूचेन को कॉल करती है, पर उसका फोन बंद आता है, इसलिए वो स्कूल के बाद यूचेन के घर आ जाती है, लेकिन अंदर यूचेन पिल्स को पीस कर पाउडर बना रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनियाओ जैसे कन्वेंस स्टोर आता है, वहाँ वो डेप्ट कलेक्टर्स होते हैं जो उसके आने का ही वेट कर रहे थे, और जेनियाओ को पकड़कर जबरदस्ती उसे घर ले जाते हैं। गैंग का लीडर बोलता है कि ये ड्रग्स बेचो और अपने बाप का कर्ज उतारो, बट जेनियाओ ऑब्वियसली मना कर देता है, तो गैंग उसे पकड़ लेती है और उसका लीडर जबरदस्ती इंजेक्शन के थ्रू जेनियाओ की बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है। अब जेनियाओ को नशा होने लगता है और उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और वो देखता है कि यांगताई वहाँ पर आकर उसकी फोटो खींच रहा है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत होती है जब जेनियाओ को जबरदस्ती ड्रग्स और इंजेक्शन दिया जाता है। अब ड्रग्स के असर से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो इमेजिन करने लगता है कि जैसे उसकी मॉम उसके डैड को मार रही हो, और डर के मारे वो घर से बाहर भाग जाता है। फिर वो अचानक शियाओ को देखता है और मुस्कुराते हुए उसके पास तो आता है, पर उसे छू नहीं पाता, जैसे वो सिर्फ एक सपना हो। अब जब जेनियाओ अपने होश में आता है तो गैंग लीडर उससे कहता है, अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का इस इलाके से चला गया होता और दोबारा कभी वापस नहीं आता। एक तरह से वो जेनियाओ को एडवाइस ही दे रहा होता है और साथ ही धमकी भी देता है कि अगर तुम मुझे फिर से यहाँ दिखा तो मैं तुझे हर बार ड्रग्स का इंजेक्शन दूंगा। अब जेनियाओ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, या तो वो यहाँ से भागे या पूरी तरह बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यूचेन की दादी उसे खाने के लिए बुलाती है और कहती है मेरे लिए चाय भी बना देना। अब अगली पल दिखाते हैं कि यूचेन ने जो पिल्स को पीसा था वो अपनी दादी की चाय में मिक्स कर देती है, यानी उसमें मिला देती है, और दादी को चाय दे देती है, और वो जैसी चाय पीती है तो सो जाती है, और उनके सोते ही यूचेन उनका फोन, आईडी, पैसे और एक बैग लेती है, और जैसी भागने वाली होती है दादी उसे रोक लेती है। दरअसल दादी ने पहले ही यूचेन को अपनी चाय में नींद की दवाई मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए बस उन्होंने यूचेन के सामने चाय पी के सोने का नाटक करा। अब दादी यूचेन से कहती है तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखने लगी हो। वो यूचेन को बताती है कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा मर गया और वो दर्द आज भी मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ है। फिर वो रोते हुए कहती है कि तुम ही बस अब मेरी एक फैमिली हो, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मतलब दादी यूचेन को प्यार तो करती है, लेकिन उनका ये प्यार टॉक्सिक है क्योंकि उनके अंदर अभी भी जहर और कड़वाहट भरी है। और जहाँ तक रही यूचेन की बात, अब वो किसी भी कीमत पर इस घर से निकलना चाहती है, और इसी वजह से आज तो यूचेन का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वो दादी को धक्का दे देती है गुस्से में, और जब दादी गिरती है तो उनका सर किसी चीज से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब डर के मारे यूचेन किचन में जाकर चाकू उठा लेती है और उसके मन में एक बार के लिए तो दादी को मारने का ख्याल भी आता है, पर उसी टाइम शियाओ वहाँ पर आ जाती है, तो उसे देख यूचेन और भी डर जाती है और घबराते हुए कहती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और रोने लगती है। शियाओ उसे एक भी सवाल पूछे बिना उसे उस जगह से ले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों एक जगह बैठे होते हैं। यूचेन शियाओ को बताती है कि मैं इसलिए घर से भाग जाना चाहती थी क्योंकि दादी मुझे यूएस ले जाना चाहती थी, अगर
मैं उनके साथ चले गई तो कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। फिर वो बताती है कि उसका सपना स्कूल के बाद ताइपाई सिटी जाकर अपनी जिंदगी खुद से जीने का है। ये कहते हुए वो रोने लगती है और शिया उसे गले लगाकर चुप करवाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनियो अपनी बाइक को बेच देता है क्योंकि उसने यहाँ से दूसरी सिटी जाने का डिसाइड कर लिया था और फिर बस स्टेशन आकर ताइपाई सिटी जाने की टिकट खरीदता है। फिर एक बस में आकर बैठता है और ताइपाई सिटी के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही उसकी बस निकलती है तो उसी वक्त शियाओ और यूचेन भी बस स्टैंड पहुंचते हैं और शियाओ भी ताइपाई सिटी जाने की ही टिकट खरीदती है। अब एक बस तो निकल चुकी थी जिसमें जेनियो चला गया, इसलिए ये दोनों दूसरी बस का वेट करते हैं। अब यूचेन की दादी उसे बार बार कॉल करती है पर यूचेन फोन नहीं उठाती क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो वापस उस घर में कभी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनियो ताइपाई सिटी पहुंच चुका था। ताइपाई की सड़कों पर भटकते हुए जेनियो को शियाओ की याद आती है क्योंकि शियाओ ने एक बार उससे पूछा था कि जो पतंगे होते हैं वो रोशनी की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि जेनियो के आसपास हमेशा जो ब्लैक बटरफ्लाइज उड़ती रहती हैं दरअसल वो पतंगे हैं। देन जेनियो ने शियाओ से कहा था कि पतंगे चांद की तरफ जाते हैं लेकिन लाइट को चांद समझ लेते हैं और एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। फिर वो कहता है कि जो तितलियां होती है वो सूरज की तरफ उड़ती हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस होती है। पतंगे और तितलियां कभी एक जगह नहीं रह सकते। यहाँ पर जेनियो खुद को पतंगा और शियाओ को तितली मानता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात शियाओ से होती है। उसे लगता है कि वो फिर से कोई सपना देख रहा है पर तभी अचानक यूचेन वहाँ पर आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन तीनों खाना खाने एक शॉप पर आते हैं बट यूचेन के चेहरे से समझ आ रहा था कि उसे जेनियो का उनके साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस वो शियाओ की वजह से उसे झेल रही है। तो वही शियाओ जेनियो से पूछती है क्या तुम घर से भागे हो, तो वो कहता है हाँ तुम ये कह सकती हो, मैं घर नहीं जा सकता लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो शियाओ बहाना बना देती है कि मैं डांस प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रेस में थी इसलिए मैं ब्रेक लेके यूचेन के साथ यहाँ पर आ गई क्योंकि यूचेन इस सिटी में आना चाहती थी। अब दोनों के चेहरे उदास देख शिया उन्हें चीयर करने के लिए फोटो बूथ ले जाती है। पहले वो यूचेन के साथ फोटो खींचती है और जब जेनियो को बुलाती है तो यूचेन गुस्से में साइड हो जाती है और सिर्फ जेनियो और शिया फोटो खिंचवाते हैं। फिर शिया और यूचेन बातें करते हुए चल रहे होते हैं और जेनियो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। फिर ये तीनों समुद्र देखने आते हैं और शिया वहाँ पर यूचेन को डांस सिखाने लगती है। दोनों खूब मजे करते हैं और जेनियो उन्हें देख रहा होता है। फिर शिया जेनियो को भी अपने साथ खींच लेती है और तीनों बहुत मजे करते हैं। फिर बाद में शिया उन दोनों से प्रॉमिस लेती है कि प्रॉमिस करो हम यहाँ फिर से साथ आएंगे और वो दोनों प्रॉमिस कर भी देते हैं। देन शाम को ये तीनों ड्रिंक्स वगैरह पीने आते हैं। शियाओ यूचेन से पूछती है हम जब वापस जाएंगे तो तुम कहाँ रहोगी, तो यूचेन कहती है तुम घर जाओ मेरी चिंता मत करो। तो शियाओ कहती है अगर मैं घर गई तो तुम कहाँ जाओगी, तो यूचेन कहती है जब से मैं घर से भागी हूँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए लेकिन कुछ भी हो अब मैं दादी के घर तो नहीं जाने वाली। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनियो और शियाओ यूचेन को उसकी मॉम के घर ले जाते हैं। यूचेन की मॉम एक बार चलाती है। शियाओ काफी नर्वस होती है कि पता नहीं उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी कि भी नहीं, इसलिए वो जेनियो का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन जब देखती है कि यूचेन की मॉम ने जल्दी से जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया तो ये देख बहुत खुश होती है और फिर जेनियो और शियाओ वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ थोड़ी सैड होती है क्योंकि अब वो यूचेन से मिल नहीं पाएगी लेकिन इस बात से खुश भी होती है कि अब यूचेन उसकी मॉम के यहाँ पर खुश है और सेफ है। अब पास में कोई बैलेट प्रैक्टिस कर रहा होता है तो शियाओ म्यूजिक सुनकर वहीं डांस करने लगती है और उसे डांस करते देख जेनियो को फील होता है कि उसकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है और इस बार वो अपने लिए जीने का फैसला करता है। देन अब शियाओ का घर जाने का टाइम आ जाता है और जेनियो यहीं रुकने का फैसला करता है और बताता है कि मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं यहीं रुककर काम ढूंढूंगा और रहने की जगह भी और आज से लेके अपने लिए जीऊंगा। ये सुनकर शियाओ उसके लिए खुश होती है और सैड भी क्योंकि अब वो यूचेन के साथ साथ उससे भी मिल नहीं पाएगी। फिर वो पूछती है क्या तुम मेरा डांस परफॉर्मेंस देखने आओगे, लेकिन वो सैड होते हुए मना कर देता है। तो शियाओ कहती है कोई बात नहीं मैं समझती हूँ और ये कहकर जाने लगती है। देन जेनियो को यूचेन की बात याद आती है। उसने उसे एक एडवाइस दी थी कि मेरे जैसे मत बनना और जाकर शियाओ को अपनी फीलिंग्स बता दो। जब तक मैंने हिम्मत करी उसे अपनी फीलिंग्स बताने की तब तक उसे किसी और से प्यार हो गया था। ट्रस्ट मी, तुम नहीं बताओगे तो बहुत पछताओगे। अब यही याद आते ही जेनियो चिल्ला कर कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने और फिर शियाओ खुश होकर वहाँ से चले जाती है। वो अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाता। अब कहानी आती है 2023 में। तावे को दिखाते हैं जो जेनियो के स्कूल आया होता है और एक टीचर से शियाओ के बारे में पूछता है लेकिन वो टीचर तो गुस्से में कहती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी और वहाँ से चले जाती है। तब दूसरी टीचर तावे से कहती है कि प्लीज उस टीचर पर नाराज मत होना क्योंकि कोई टीचर नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स क्रिमिनल बने। वो बताती है कि जेनियो के सरेंडर करने के बाद रिपोर्टर्स ने स्कूल को परेशान कर दिया था। तावे उन्हें एक फोटो दिखाता है यानी शियाओ की। तो टीचर कहती है कि स्कूल के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और हमें इस बारे में बात करनी
करने से मना किया गया है और धीरे से बताती है कि र्यूमर्स ये थे कि शियाओ ने सुसाइड किया था और अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पेनियो यूचेन के बाहर आती है और कहती है मैं शियाओ से मिली थी, उसने मुझे तुम दोनों के बारे में बहुत बताया। फिर वो पूछती है जब तुम दोनों मिले थे तुम्हारा नाम शेनमू तो नहीं था, है ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तावे को एक ऑनलाइन वीडियो मिलता है। वीडियो का टाइटल होता है टैलेंटेड हाई स्कूल्स बैलेरिना वर्सेस 6। वीडियो में दिखाते हैं कि शियाओ को कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर असॉल्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सब चिल्ला रहे होते हैं कि कपड़े उतारो और वो लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तावे ये देख दंग रह जाता है और वीडियो रोक देता है और रोने लगता है, यानी उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत होती है पेनियो और यूचेन से। पेनियो उससे कहती है कि प्लीज मुझे सच बताओ, मुझे जानना है क्या शियाओ। इतने में शियाओ की आत्मा पेनियो को पजेस कर लेती है और यूचेन से कहती है हमने वादा किया था ना, हम इसे एक राज ही रखेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तावे अपनी नींद में से चौंक कर उठता है क्योंकि उसने एक भयानक सपना देखा था जहाँ उसका छोटा वाला रूप किसी ऐसे इंसान की लाश देखता है जिसने खुद को नुकसान पहुँचाकर सुसाइड कर लिया था और ये सपना उसे अंदर तक हिला देता है। फिर वो जेनिया को एक चिट्ठी भेजता है जिसमें वो इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करता है और जेनिया इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। फिर तावे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता है और उसके बिजनेस पार्टनर चेन्नई उसे एक जरूरी बात बताती है कि यांगता की मॉम तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि जेनिया ने उसके बेटे को क्यों मारा। देन तावे जेल में जेनिया से मिलने आता है, पर जेनिया पहले ही साफ साफ कह देता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में। लेकिन तावे कहाँ इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला था। वो जेनिया को शियाओ की फोटो दिखाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे पुराने स्कूल गया था और उससे जुड़े लोगों से बात की तो सब लोग उसे याद करके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि बाद में शियाओ के साथ क्या हुआ तो सब चुप हो गए। ये चुप्पी क्या होती है मैं सबसे ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। वैसे तावे को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि किसी को भी शियाओ और जेनियाओ के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। इवन स्कूल में भी किसी ने उन दोनों को मिलते हुए भी नहीं देखा था। फिर वो जेनियाओ से आगे कहता है कि मैंने उसका वीडियो ऑनलाइन देखा। ये सुनकर जेनियाओ हैरान हो जाता है। फिर तावे कहता है अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी यही करता जो तुमने करा, जिसने भी उसे तकलीफ दी उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तब जेनियाओ बोलता है कि हाँ मैं शियाओ को जानता था लेकिन हम दोनों क्लोज नहीं थे, वो मेरी गर्लफ्रेंड यूचेन की बेस्ट फ्रेंड थी। अब ऑफिस लौटकर तावे को वहाँ पर पेनियो मिलती है, लेकिन असल में वो पेनियो नहीं थी। पेनियो के शरीर के अंदर शियाओ होती है। तावे उसे अपनी और जेनियाओ की मुलाकात के बारे में बताता है और कहीं न कहीं उसे यकीन है कि जेनियाओ और शियाओ का रिश्ता इतना सिंपल नहीं था और जेनियाओ को छुपा रहा है। यहीं से एक फ्लैशबैक और दिखाते हैं 2007 के साल का। शियाओ की अच्छी परफॉर्मेंस को देख क्लास की एक लड़की की जलन और बढ़ती जा रही थी। उसका नाम होता है चैन इनिया। अब वो डांस टीम के दूसरी लड़कियों पर भी चिल्लाने लगती है, वो भी बेवजह। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तापे में जेनिया अब एक मूविंग कंपनी में जॉब करने लगता है, यानी उसका काम मजदूरी वाला है। जैसे वो अपनी जॉब से फ्री होता है उसे उसकी मॉम का एक मैसेज मिलता है। वो कहती है बेटा घर वापस आ जाओ, हमने हमारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि वो अपनी सिटी वापस लौट आता है और घर से पहले वो स्कूल आता है और शियाओ को ढूंढता है। तभी उसे क्लासरूम में शियाओ मिलती है जो गुस्से में उसकी डेस्क पर लिखी गालियों को साफ कर रही थी, जो यांगता और उसके दोस्त ने लिखी थी। उसे गुस्से में देख जेनिया थोड़ा सैड होता है, बट जब शियाओ गुस्से में यांगता के डेस्क को लात मार कर गिरा देती है तो जेनिया को हंसी आ जाती है। शियाओ को ऐसा करना उसे काफी अच्छा लगता है। खैर दोनों बाद में खाना खाने जाते हैं और वहीं उन्हें दूर से यांगता देख लेता है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करता और वहाँ से चले जाता है, जैसे उसके शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनिया जब घर पहुँचता है तो अपनी मॉम को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि मैं वापस तापाई जा रहा हूँ। तब उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उसे उसके पैसे लौटा देते हैं कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अब जो भी करोगे वो तुम्हारी जिंदगी। ये कहकर घर के अंदर चले जाते हैं। शाम को उसकी मॉम उसे मनाने की कोशिश करती है ताकि वो तापाई सिटी न जाए और कहती है अब हम उन डेब्ट कलेक्टर से फ्री हैं और तुम्हारे पापा भी बदल गए और उन्हें नई कारपेंटर की जॉब भी मिली है। लेकिन जेनिया अब उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। तभी अचानक बिग के और उसका गैंग वहाँ पर आ टपकता है, यानी वही डेब्ट कलेक्टर्स। गैंग का लीडर कहता है कि तुमने अपना सारा कर्ज चुका दिया, एक ड्रिंक तो बनती है। ये कहकर जेनिया की मॉम को फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए, तो जेनिया बीच में आकर वो ड्रिंक पी जाता है और अपनी मॉम को लेके वहाँ से चले जाता है। बाद में उसकी मॉम उसे घर आने के लिए कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं, वो तो तुम्हारे फेवरेट है ना। ये कहकर उसे सहलाती है जैसे वो बचपन में करा करती थी और जेनिया
जेनियो घर पर आकर खाना खाने के लिए मान जाता है। इधर यांगताई गैंग के लीडर बिग के को कॉल करता है और कहता है मुझे और ड्रग्स भेजो, दोस्त आ रहे हैं। तब एक शॉकिंग बात सामने आती है कि बिग के यांगताई के डैड के लिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन दोनों के बीच किसी को बलि का बकरा बनाने की भी प्लानिंग चल रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शियाओ और यूचेन दोनों ऑनलाइन चैट कर रहे होते हैं और शियाओ यूचेन को बताती है कि मैं जेनियो को पसंद करती हूँ। ये देखकर यूचेन को दर्द होता है पर अपने दिल पर पत्थर रखकर वो शियाओ से कहती है उसे बता दो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट करने की हिम्मत भी की तो मैं वहाँ पर आकर उसका सर फोड़ दूंगी। और ये मैसेज देकर शियाओ को हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि घर पर जेनियो की मॉम उससे कहती है कि मैं स्कूल से बात करूंगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। तो जेनियो साफ साफ कह देता है कि मैं न स्कूल जाऊंगा और न यहाँ रुकूंगा, आज ही ताइपाई लौट जाऊंगा। तो उसके डैड भी कहते हैं कि इसे जाने दो, छोड़ो उसे। फिर बाद में जेनियो शिया को कॉल करके बताता है कि मैं ताइपाई लौट रहा हूँ। तो शियाओ कहती है क्यों न जाने से पहले हम दोनों मिलकर डिनर करें साथ में। और फिर दोनों मिलकर प्लान बना लेते हैं कि वो दोनों रात को नाइट मार्केट में मिलेंगे और जेनियो उसे उसके घर के पास से पिक कर लेगा। दूसरी तरफ बिग के जेनियो के डैड से मिलने आता है और यहाँ रिवील होता है कि जेनियो के डैड ने ताइपाई सिटी में किसी को चीट करा था और उसी के पैसे से बिग के का कर्ज चुकाया है। अब बिग के को ये बात पता चल गई थी तो उसने उस चीट हुए हुए आदमी को पैसे तो लौटा दिए और अब वो जेनियो के डैड से कहता है कि मेरा अब ये कर्ज कब लौटाओगे। यानी बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब जेनियो घर आता है तो उसे ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पर आती है और बताती है कि हमें खबर मिली है कि जेनियो ड्रग्स यूज और ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। ये सुनकर जेनियो और उसकी मॉम तो हैरान ही हो जाते हैं लेकिन उसके डैड हैरान नहीं लगते। उसकी मॉम तो कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब पुलिस उसका रूम चेक करती है तो उन्हें उसके बैग में से ड्रग्स मिलते हैं। जेनियो तुरंत कहता है ये मेरे नहीं है, जबकि उसके डैड तो जेनियो को पुलिस के हवाले कर देते हैं कि इसे ले जाओ और उसकी मॉम बस शॉक में खड़ी होती है। जब जेनियो समझता है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो पुलिस से तो बच जाता है पर तभी यांगताई उसे कॉल करके कहता है मैंने सुना कि तुम मुसीबत में हो। जेनियो कहता है तूने मुझे फंसाया है ना। तो यांगताई कहता है हाँ, ये सब मैंने ही प्लान किया था। तुम्हारे डैड ने 5 लाख का कर्ज उतारने के लिए तुम्हें हमें सौंप दिया और इवन वो तो हिचकिचाया तक नहीं। जेनियो पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। तो यांगताई कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि शियाओ जेनियो का वेट कर रही होती है और वो भी तेज बारिश में। जेनियो वहाँ भीगते हुए आता है तो उसकी ऐसी हालत देख शियाओ घबरा जाती है। जेनियो आगे होके रोते हुए कहता है मेरे डैड ने मुझे बेच दिया, मेरी माँ मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है, उनको लगता है मैं ड्रग्स बेचता हूँ लेकिन ये सच नहीं है, किसी को मुझ पे विश्वास नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। शियाओ बस चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती और फिर उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है जैसे कहना चाह रही हो मुझे तुम पर विश्वास है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 8 की शुरुआत स्कूल से होती है जहाँ पुलिस जेनियो के ड्रग्स वाले केस की आगे की जांच करने के लिए पहुंचती है। पुलिस उसके क्लासमेट से पूछताछ करती है जिनमें यांगताई और उसका पूरा ग्रुप भी शामिल होता है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। यांगताई के दोस्त कहते हैं कि जेनियो हमें धमकाता था, ब्लैकमेल करता था, हमसे जबरदस्ती ड्रग्स बिकवाना चाहता था, जबकि ऑब्वियसली सच्चाई ये होती है कि असल गुनहगार वो लोग हैं। अब पुलिस के जाने के बाद यांगताई और उसका गैंग बहुत खुशी मनाते हैं। यांगताई हंसते हुए कहता है मैं तो अभी उसके साथ और खेल सकता था, जेनियो को और तड़पना चाहिए था, ऐसा लगता है कि एक नंबर का साइको है ये। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाद शियाओ चुपचाप अपनी आंटी के खाली घर में जाती है जहाँ उसने जेनियो को छुपा रखा है। वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है तो शियाओ भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाती है पर तब उसे पता चलता है कि जेनियो को तो बहुत तेज बुखार है। तो वो उसकी पूरी देखभाल करती है, दवाई ला के देती है, पॉलिश बनाकर भी लाती है, सब कुछ। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि वो जेनियो से कितना प्यार करती है। बातों बातों में पता चलता है कि जेनियो ने कभी क्रिसमस नहीं मनाया था। तो शियाओ कहती है इस बार हम दोनों क्रिसमस साथ में मनाएंगे। अब रात को वो उसके लिए कुछ चीजें लेने के लिए जाने लगती है पर जेनियो उसे अकेले नहीं जाने देता और दोनों ही जरूरी सामान लेने बाहर आ जाते हैं। सामान तो उन्होंने ले लिया होता है पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और जेनियो उसे सस्पिशियस लगने लगता है, इसलिए वो उसे रोक देता है। पर तभी शियाओ वहाँ पुलिस वाले का ध्यान भटका देती है कि मेरा फोन खो गया है और मुझे कंप्लेंट लिखवानी है और जेनियो जल्दी से वहाँ से निकल लेता है। बट बाद में घर आकर जेनियो को फील होता है कि वो शियाओ को खतरे में डाल रहा है, इसलिए वो उसे झूठ कहता है कि मुझे नींद आ रही है, तुम घर चली जाओ। अब शियाओ के वहाँ से जाते ही जेनियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर शियाओ उसके सामने आ खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता था उसके जाते ही जेनियो यहाँ से चले जाएगा। अब शियाओ उस पर बहुत गुस्सा होती है तो जेनियो कहता है मुझे जाने दो, मैं बस एक बर्डन हूँ तुम्हारे लिए। तो शियाओ कहती है क्या मैंने कहा तो मुझ पर बोझ हो। जेनियो कहता है अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो शियाओ कहती है मुझे
कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो जेनियाओ बताता है कि ये सब यांगताई की पुरानी साजिश है, उसने मेरे डैड को खरीद लिया है और शायद पुलिस को भी रिश्वत दी है उसने, और मेरे ड्रग्स फोटोज यांगताई के फोन में है। जब उन डेप्ट कलेक्टर्स ने मुझे जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे तब यांगताई ने मेरी फोटो खींच ली थी। तो शियाओ कहती है देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, हम साथ में मिलकर रास्ता निकालेंगे। इसलिए अब जेनियाओ शियाओ की आंटी के घर में रुकने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन स्कूल के बाद शियाओ की मुलाकात यांगताई से होती है और उसका दोस्त कहता है क्यों ना तुम इसे घर छोड़ दो। अब शियाओ को याद आता है कि जेनियाओ की फोटोज यांगताई के फोन में है, तो वो आगे होके उससे कहती है क्या हम घर के अलावा कोई और अच्छी जगह नहीं जा सकते। ये सुनकर तो यांगताई हैरान ही हो जाता है और फिर उसे फ्राइडे को कराओके के लिए बुला लेता है और वो फौरन से हाँ कह देती है। उसके जाने के बाद यांगताई का दोस्त उससे पूछता है कि जेनियाओ के साथ होते हुए भी क्यों मान गई। तो यांगताई मुस्कुराते हुए कहता है अगर उसे खेलना है तो खेलने दो। इसी दौरान दिखाते हैं कि जेनियाओ चुपचाप अपने घर आता है कुछ सामान वगैरह लेने। तब उसकी मॉम उसे देख लेती है। जेनियाओ फिर भागने लगता है तो उसकी मॉम उसे रोककर कुछ पैसे देकर कहती है भाग जाओ, जब सब ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। तब जेनियाओ बताता है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिए, डैड ने मुझे फंसाया है, और ये बताकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शियाओ जब वापस घर आती है तो जेनियाओ वहाँ पर नहीं होता। उससे लगता है कि वो भाग गया, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। अब शियाओ उस पर गुस्सा करने लगती है और रोने भी लगती है। तो जेनियाओ बताता है कि मैं बस घर से अपना सामान लेने गया था और चिंता मत करो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बिना मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। और फिर वो शियाओ को चुप करवाने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनियाओ घर आकर सामान रखता है और फिर दोनों टहलने निकलते हैं। जेनियाओ बताता है कि उसने ऑनलाइन लॉयर से कांटेक्ट किया है, इसलिए उसे ताइपाई वापस जाना होगा, लेकिन उसे बस एक बात का डर होता है कि वो शियाओ का सोलो डांस परफॉर्मेंस मिस कर देगा। तो अब शियाओ उसे स्कूल के थिएटर हॉल ले जाती है और सोलो डांस परफॉर्म करती है, लेकिन डांस करते हुए उसका पैर मुड़ जाता है। तो जेनियाओ दौड़ते हुए उसके पास आता है, पर शियाओ कहती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, और बताती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरी वजह से अपना चांस खो दो। अब दोनों जैसे किस करने वाले होते हैं कि तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और दोनों भागकर लाइब्रेरी में आकर छुप जाते हैं और गार्ड के वहाँ से भी चले जाने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन घर जाते टाइम जेनियाओ शियाओ का हाथ पकड़ता है और वादा करता है कि मैं ताइपाई से सब ठीक करके वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ थामे। लेकिन इस मोमेंट पर दोनों काफी ऑकवर्ड होते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। अब अगले दिन यांगताई शियाओ और उसकी दोस्त को कराओके के लिए ले जाता है। वो वहाँ काफी कोशिश करती है यांगताई का फोन चुराने की, लेकिन ऐसा मौका उससे मिलता ही नहीं। फिर बाद में वो उसे एक सीक्रेट बेस ले जाता है जहाँ पूरा गैंग होता है। वहाँ वो शियाओ को ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन वो चालाकी से पहले उसे ही हाई करा देती है और मौका देख उसका फोन चुपके से अपने बैग में डाल देती है और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ पर आ जाती है और जेनियाओ की सारी फोटोज डिलीट कर देती है उसके फोन से। लेकिन यांगताई वहाँ पर आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में बहुत बुरी तरह मारता है और उसे घसीटते हुए बाहर लाता है। उसकी दोस्त शियाओ को बचाने भी आती है, लेकिन एनिया जो शियाओ से जलती है वो भी वहीं पर होती है और वो शियाओ की दोस्त को ले जाकर बाहर फेंक देती है। अब यांगताई शियाओ को फोन लेकर जेनियाओ को कॉल करता है और बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड हमारे साथ मजे कर रही है। वो उसे यहाँ का एड्रेस भेजते हुए कहता है अकेले आना, और फिर जो होता है वो बहुत भयानक होता है। यहाँ जेनियाओ शियाओ को बचाने के लिए भागता है तो दूसरी तरफ यांगताई और उसका गैंग शियाओ को फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। शियाओ के सुनने वाला और उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। अब जेनियाओ जैसे ही एड्रेस पर पहुँचता है तो बिग के और उसके आदमी उसे बाहर ही रोक लेते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऊपर से उसे शियाओ की चीखें सुनाई देती है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। बाद में यांगताई और उसकी गैंग वहाँ से जाते जाते जेनियाओ से कहते जाते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड पड़ी है ऊपर, जा उसे घर ले जा, और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब सबके जाने के बाद जेनियाओ घायल हालत में जैसे तैसे उठकर शियाओ को ढूंढता है और जब वो उसे मिलती है तो शियाओ उसे देखती तक नहीं बल्कि रोते हुए उस रूम से बाहर चली जाती है। जेनियाओ उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन वो एक शब्द तक नहीं बोलती, इसलिए वो उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और जैसे उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है वो डरते हुए 2-4 कदम पीछे हो जाती है और साइड होके आगे बढ़ जाती है। और अब जेनियाओ उसके पीछे पीछे चले जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जेनियाओ शियाओ को उसके घर तक छोड़ने जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ घर पर शियाओ के पेरेंट्स लौट आते हैं और देखते हैं कि वो तो घर पर है ही नहीं। तो शियाओ के मॉम डैड दोनों ही घबरा जाते हैं और उसके दोस्तों को कॉल करते हैं, उन जगहों पर भी फोन करते हैं जहाँ वो हो सकती है, पर कहीं से भी शियाओ को पता नहीं चलता। तो वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर में शियाओ आखिरकार घर पहुँचती है और जेनियाओ से कहती है
कि अब वो यहाँ से चली जाए। जेनिया दुखी होकर कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो शियाओ उसे रीअश्योर करती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी शियाओ की मॉम वापस घर लौट आती है और शियाओ की ऐसी हालत देख जेनिया उसे काफी सारे सवाल करने लग जाती है कि तुम कौन हो, शियाओ की ऐसी हालत कैसे। लेकिन शियाओ बीच में आकर उन्हें रोक देती है और घर के अंदर चली जाती है। तब उसके डैड भी उसे ऐसी हालत में देख सवालों की बौछार करना शुरू कर देते हैं कि तुम कहाँ थी, तुम्हें ये चोट कैसे आई, तुम भीगी भी क्यों हो। बट शियाओ कुछ नहीं बताती है। तब उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और अब दोनों ही जोर देते हैं उस पर कि बताओ शियाओ क्या हुआ है, हमें सच जानना है, क्योंकि दोनों ही उसके जख्मों को देख घबराए हुए थे। अब शियाओ कुछ नहीं कहती है तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उस लड़के से पूछूंगी जो बाहर खड़ा है, क्या उसने। तो शियाओ उन्हें रोक देती है और कहती है वो नहीं था, उसका इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। अब उसके मॉम डैड धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शियाओ के साथ क्या हुआ है और उसके डैड कहते हैं मुझे तुम उनके नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है, कौन थे वो। अब काफी देर बाद शियाओ टूटकर सच बोल देती है और उन सभी लड़कों के नाम बताती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। अब बाहर खड़े हुए जेनिया ये सब सुन लेता है और ये सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ उसकी मॉम भी होती है जो हॉस्पिटल में अब क्लीनिंग की जॉब कर रही थी। वो अपने बेटे को इस हालत में देख शॉक ही हो जाती है और फिर जेनिया का इलाज शुरू होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब उसे होश आता है तो वो उठकर बाहर निकलता है और देखता है कि शियाओ के पेरेंट्स उसे भी मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाए। शियाओ को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ फीमेल डॉक्टर उसे एग्जामिन करती है और कहती है हमें रिपोर्ट के लिए आपकी बॉडी की जांच करनी होगी। उसे कपड़े उतारने को कहा जाता है, उसके जख्मों की फोटोज ली जाती है और पूरा मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया जाता है जो सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा है। और शियाओ के लिए ये सब बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उसे पल पल अपनी दर्दनाक यादें याद आ रही थी। दूसरी तरफ जेनिया हॉस्पिटल में शियाओ के डैड से मिलता है और रोते हुए कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो आगे बताता है कि जिन लड़कों ने ये सब किया वो मेरे ही क्लासमेट हैं। शियाओ के डैड काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और सारा गुस्सा जेनिया पे निकाल देते हैं, लेकिन फिर रोने लगते हैं क्योंकि अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब जब जेनिया हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है मेरे साथ घर चलो और बताती है कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है कि तुम्हारे डैड ने ड्रग्स प्लांट किए थे और तुम्हें फ्रेम कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगी, उन्हें डिवोर्स दे दूंगी। प्लीज क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर अब जेनिया शांति से कहता है मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद शियाओ के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करने आए होते हैं। जब शियाओ के डैड सारी बात एक पुलिस ऑफिसर को बताते हैं तो पास में खड़ा दूसरा ऑफिसर भी उनकी बातें सुन रहा होता है जो कि कोई और नहीं यांगता के पेरेंट्स का पुलिस में एक इन्फॉर्मर है। जैसे ही वो शियाओ के डैड की दी गई चिट्ठी में यांगता का नाम देखता है तो बाहर आकर शियाओ के पेरेंट्स को अकेले में झूठा दिलासा देता है और कहता है कि आपके कंप्लेंट करने की वजह से आपकी बेटी को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, मीडिया तक भी ये बात जाएगी। अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं तो सोचिए कि आपकी बेटी रोज रोज उसी ट्रॉमा से गुजर पाएगी, हर कोई उसके बारे में बात करेगा, क्या वो ये झेल पाएगी। इसलिए इन मामलों में हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले स्कूल में रिपोर्ट करिए। और शियाओ के पेरेंट्स उसकी बात मान जाते हैं। बाद में वो ऑफिसर यांगता की मॉम को कॉल करके पूरी बात बता देता है और कहता है मैंने इस मामले को दबा दिया है। तो यांगता की मॉम कहती है ठीक है, आगे मैं देख लूंगी। यानी कि यांगता की मॉम अपने बेटे के कांड को छुपाने की कोशिश करती है। उनको अपने बेटे के अलावा और अपनी इमेज के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि घर लौटते शियाओ अपने रूम में जाकर लेट जाती है, अपने बिस्तर से उठती ही नहीं, न खाना खाती है न किसी से बात करती है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसी हालत में देख पूरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। दूसरी तरफ यांगता के डैड को दिखाते हैं जो बिक के और उसके लोगों को खूब पिटवाता है क्योंकि शियाओ वाला मामला बाहर आ गया था इसलिए, और अपने बेटे को भी धमकी देता है कि अगर मैं इलेक्शन हारा तो बचेगा नहीं। यानी उसे अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस मैस को किसी भी तरह फिक्स करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनिया शियाओ की आंटी के घर से अपना सामान पैक करके चले जाता है और वहाँ पर शियाओ के साथ बिताए सुकून भरे पलों को याद करता है। तो वहीं स्कूल में दिखाते हैं कि काउंसलर के ऑफिस में मीटिंग होती है। सारे लड़कों ने वहाँ पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या झूठ बोलना है। इवन उन्होंने शियाओ के दोस्त को भी धमकाया था झूठ बोलने के लिए। मीटिंग में सभी लड़के और उनके पेरेंट्स एक साइड होते हैं और शियाओ के पेरेंट्स दूसरी साइड। और लड़कों से जब पूछा जाता है कि असल में हुआ क्या था और शियाओ वहाँ पर कैसे पहुँची, तो यांगता एक झूठी कहानी सुना देता है कि शियाओ खुद हमसे मिलने आई थी, फिर हम करोके गए। शुरू में सब नॉर्मल था पर शियाओ ने खुद कहा उसे रफ होना पसंद है, इसलिए मैं उसे अपने सीक्रेट बेस पे ले गया जहाँ मेरे सभी दोस्त थे। वहाँ
ड्रिंक्स वगैरह भी थी। तो शियाओ वो पी के ड्रंक हो गई और अपने कपड़े उतारने लगी और फिर मुझे किस करने लगी। तब यांगताई के दोस्त कहते हैं कि हम भी जब वहाँ पर आए थे तो वो हमें भी किस करने लगी और धीरे धीरे चीजें होती चली गई और पता ही नहीं चला। जो भी हुआ सब उसकी मर्जी से हुआ। ये सुनकर तो अब शियाओ के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहते हैं कि मेरी बेटी कभी नहीं पीती। इवन मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा है कि उसने शराब नहीं पी थी। देन सारे लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है और शियाओ के पेरेंट्स की कोई नहीं सुनता क्योंकि सबका यही कहना होता है कि शियाओ खुद अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ गई थी। इवन उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी होता है जिसमें वो यांगताई के साथ अपनी मर्जी से जाती हुई दिखती है। इसलिए स्कूल ये फैसला सुना देता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था बल्कि कॉन्सेंशुअल था। यानी वो लोग इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। अब शियाओ के पेरेंट्स तो स्कूल के इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं और कोर्ट जाने की बात करते हैं। तो बाकी सारे पेरेंट्स उन पर चढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी बेटी का कैरेक्टर सही नहीं है। देन यांगताई की मॉम तो उन्हें कोर्ट न जाने के लिए कंपनसेशन देने की बात भी करती है, यानी वो उन्हें पैसे से खरीदना चाहती है। तो शियाओ के डैड गुस्से में कहते हैं कि ये पैसा अपने बेटे के कॉफिन के लिए बचा कर रखो। अगले सीन में दिखाते हैं जेनिया स्कूल गेट के बाहर चाकू लेके खड़ा होता है और जैसे ही यांगताई का गैंग और यांगताई वहाँ पर आते हैं तब जेनिया चाकू लेके उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग उसे देख उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बेचारे की एक ही तो गर्लफ्रेंड बनी थी और उसे भी हमने पहले स्क्रू कर दिया, ये कहकर हंसने लगते हैं। अब जेनिया जैसे ही उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है तभी अचानक शियाओ के डैड अपना ट्रक तेजी से वहाँ पर लेके आते हैं और उन लड़कों की तरफ चढ़ा देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे लड़के बाल बाल बच गए थे क्योंकि वक्त रहते वो सब वहाँ से भाग गए थे, बस उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई थी। तो वहीं शियाओ के डैड हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं क्योंकि उनका उन लड़कों को ट्रक से मारने का प्लान फेल जो हो गया था और उल्टा उन्हें चोट लग गई थी। उनकी हालत देख शियाओ की मॉम रोते हुए कहती है अगर तुम्हें जेल हो गई तो मैं क्या करूंगी। इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाते और जेनिया चुपचाप ये देख वहाँ से चले जाता है। वैसे शियाओ के डैड की इस हरकत की वजह से केस और उलझ जाता है और यांगताई की मॉम इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो शियाओ की मॉम को अपने घर बुलाती है और खुलेआम धमकी देती है कि अगर हम चाहें तो आपके पति पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी कर सकते हैं। ये केस एक्सीडेंट भी बन सकता है और क्राइम भी, सब हमारे फैसले पर डिसाइड होगा। वो आगे शियाओ की मॉम से कहती है मैं जानती हूँ आपकी बेटी को अंदर तक चोट पहुँचाई गई है तो ये नॉर्मल है कि आप न्याय मांगे। अगर ये केस कोर्ट तक गया तो बच्चे तो माइनर हैं, अगर लड़के जेल गए भी तो जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। आखिर हमारे कनेक्शंस हैं ही इतने और जेल से निकलते मैं अपने बेटे को अमेरिका भेज दूंगी जहाँ उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपकी बेटी का क्या वो एक नई शुरुआत कर पाएगी या फिर वो इस दर्द के साथ जिंदगी भर जिएगी? लोग जानेंगे, बातें करेंगे और वो कभी अपने दर्द से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये सब सुनकर शियाओ की मॉम अपने पति और बेटी के खातिर मजबूर हो जाती है और जो यांगताई की मॉम उन्हें कंपनसेशन में 5 मिलियन वॉन देती है, शियाओ की मॉम अपने दिल पर पत्थर रखकर वो पैसे लेने के लिए मान जाती है। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है बट वो कुछ नहीं कर पाती। घर आकर वो शियाओ को सब बताती है और कहती है हम उनसे लड़ नहीं सकते। ये सुनकर शियाओ रोने लगती है और फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट पर भी साइन कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब शियाओ के डैड को पता चलता है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जगह उनकी वाइफ ने सेटलमेंट कर लिया है यांगताई की फैमिली से, तो वो गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन जब शियाओ की मॉम उनको यांगताई की मॉम और अपने बीच की बातचीत बताती है तो शियाओ के डैड को बहुत गुस्सा आता है पर अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। शियाओ भी उनकी बातें सुन रही होती है और रोने लगती है और उसके पेरेंट्स खुद को बेबस महसूस करते हैं कि वो अपनी बेटी को न्याय तक नहीं दिला सकते। इसी दौरान बिक के जेनियाओ के घर आता है और उसे समझाता है या यूँ कहो वार्निंग देता है कि यांगताई की फैमिली देखना शियाओ की फैमिली के साथ सेटलमेंट कर लेगी क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उन लोगों से पंगा ले। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ यहाँ से निकल जा क्योंकि इलेक्शन के बाद वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। पर सेटलमेंट वाली बात पर जेनिया उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि शियाओ के पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली सच तो ये होता है कि उन्होंने सेटलमेंट कर लिया। खैर बिक के तो वहाँ से चले जाता है लेकिन एक क्लू छोड़कर जो कि इलेक्शन फोटो होती है और उसमें यांगताई के डैड ने एक तावीज पहना होता है। अब जेनिया समझ जाता है कि उसे फंसाने के पीछे बिक के का हाथ था। रात को शियाओ हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है, एक खाली मैदान में आकर बैलेट डांस करती है और अपने आप को समझाती है कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं डांस करूंगी तब तक सब ठीक है। पर उसका डांस देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शियाओ डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते गलती से वो उस जगह आ जाती है जहाँ यांगताई और उसकी गैंग बस बास्केटबॉल खेलकर घर जा ही रहे थे। यांगताई की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे एक विंक देता है और शियाओ घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो सारी रात घर नहीं आई थी तो उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने निकलते हैं। जब जेनिया वहाँ शियाओ को देखने आता है तो उसके पेरेंट्स
उसकी बात सुन लेता है और वो भी शियाओ को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ शियाओ को दिखाते हैं जो स्कूल की छत पर खड़ी होती है और जेनियाओ का अंदाजा सही था, वो उसे ढूंढते हुए स्कूल आता है और शियाओ को छत पर खड़े हुए देख जल्दी से छत की तरफ भागता है। शियाओ उसे देख कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं जंप करूंगी? वैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जंप करना चाहती हूँ तो तुम क्या करोगे? तो जेनियाओ कहता है, मैं भी जंप कर लूंगा। ये सुनकर शियाओ हैरान हो जाती है। जेनियाओ कहता है, मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। ये सुनकर वो उसे हक करके रोने लगती है और फिर जेनिया उसे घर तक छोड़ देता है और शियाओ की मॉम उसे थैंक्स कहती है। देन वो शियाओ को घर के अंदर ले जाने लगते हैं तो शियाओ कहती है, क्या हम इस जगह को छोड़ सकते हैं? इसलिए अब वो लोग ताइपाई सिटी जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। अगले दिन शियाओ मैसेज करके जेनिया को स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाती है और उसे अलग होने की बात करती है। जेनिया पूछता है, कितने टाइम के लिए? तो शियाओ कहती है, मुझे ठीक होने के लिए टाइम चाहिए। 5 साल बाद क्रिसमस पर इसी रूफटॉप पर मिलेंगे। और ये सुनकर जेनिया का दिल टूट जाता है। अगले दिन शियाओ की पूरी फैमिली ताइपाई के लिए रवाना हो जाती है और जेनिया बस दूर से उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि स्कूल में बड़ा बैलेट इवेंट होता है और जेन एनिया स्टेज के सेंटर में होती है। और फिर इवेंट के खत्म होते ही जब यांगताई अपने दोस्त के साथ इवेंट के बाहर निकलता है तो जेनिया वहाँ पर आकर बिना कुछ बोले डायरेक्ट यांगताई को चाकू से मार देता है, वो भी सभी के सामने। यांगताई घबरा कर दूसरों से मदद मांगने लगता है लेकिन उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं और बस अब उसके सामने होता है तो जेनिया। दूसरी तरफ उसने अपनी मॉम के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा होता है, अपना ध्यान रखना मॉम। और अगले पल स्कूल में हुए इस इंसिडेंट के बारे में न्यूज में दिखाया जाता है। वैसे पता चलता है कि यांगताई तो बच गया था लेकिन जेनिया को जुवेनाइल प्रिजन यानी जेल भेज दिया जाता है। नॉर्मली जेनिया कुछ सालों में छूट सकता था लेकिन यांगताई की फैमिली उससे बदला लेती है क्योंकि वो जेनिया की वजह से एक तो इलेक्शन हार गए और दूसरा उसने यांगताई पर हमला करा। यांगताई की मॉम जेल के दूसरे कैदियों को पैसे देती है ताकि वहाँ जेनिया की जिंदगी मुश्किल हो जाए। उसकी सजा इस वजह से बार बार बढ़ती रहती है और फिर वो 2014 में यानी 7 साल बाद रिहा होता है। तो इसी दौरान शियाओ ताइपाई में रहते हुए एक दिन अपने इंसिडेंट का ऑनलाइन वीडियो देख लेती है। वो वीडियो अब तक 7 लाख लोग देख चुके होते हैं और कमेंट्स तो बहुत ही घटिया होते हैं क्योंकि लोग विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे थे, यानी शियाओ और उसके पेरेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। ये देखकर वो अंदर से हिल जाती है और अब उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है कि सबको पता चल गया, सब जानते हैं और वो पूरी तरह पागल हो जाती है। यहीं से 7 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जब जैन याओ जेल से रिहा होता है तो उसकी मॉम उसे लेने आती है। वो बस उन्हें देख स्माइल करता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले लिया, चलो घर चले, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तो जैन याओ कहता है, मॉम आप घर जाओ, मुझे अभी कहीं और जाना है। फिर वो स्कूल की छत पर आता है जहाँ शियाओ ने उससे मिलने का वादा किया था और कहा था कि 5 साल बाद यहीं मिलेंगे और क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन जेनिया 2 साल देर से आता है। वो रात तक वहीं रुकता है यानी वक्त बिताता है और शियाओ को याद करता है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तब उसे हल्की सी डेकोरेशन दिखती है। वो दूसरी साइड जाता है और लाइट ऑन करता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पूरा क्रिसमस ट्री डेकोरेट हुआ था। वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे शियाओ ने उसका इंतजार किया होगा और फिर वो वहाँ पर मैरी क्रिसमस लिखकर चली गई और ये देख वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अब यहीं से हमें 8 महीने बाद का टाइम दिखाते हैं कि वो अपनी नई जॉब करने लगा था। अब काम से घर लौटते टाइम उसे एक बटरफ्लाई दिखती है जो उसे रास्ता दिखाती है। वो दौड़ते हुए जाता है तो सामने एक लड़की को जाते हुए देखता है और उसे शियाओ समझ बैठता है, लेकिन उसके पलटने पर पता चलता है कि वो लड़की तो कोई और ही है और साथ ही ब्लाइंड भी है। अब जेनिया को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसके पास आकर उससे पूछ लेता है तो वो बताती है, मैं रेडियो स्टेशन जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर होस्ट हूँ, लेकिन शायद टैक्सी ने मुझे वहाँ से पहले ही उतार दिया और मेरा अभी शो शुरू होने ही वाला है, मुझे वहाँ टाइम पर पहुँचना है। इसलिए अब जेनिया उसे वहाँ तक छोड़ने जाता है और उससे उसका नाम भी पूछता है तो वो बताती है कि मेरा नाम शिया टियान चिंग है। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसके हाथ से उसकी वॉकिंग कैन गिर जाती है जिसे जेनिया उठाकर देता है और देते वक्त देखता है कि उसकी एक मिडिल फिंगर पे बटरफ्लाई टैटू बना हुआ है, बिल्कुल शियाओ जैसा। तो जेनिया ये देखकर हैरानी हो जाता है और इसी मोमेंट पर इस ड्रामा के सीजन 1 की एंडिंग होती है गाइस। वैसे अभी तक ये पता नहीं चला कि शियाओ के साथ अगर हादसा 2007 में हुआ था तो जेनिया ने बदला 7 साल बाद यानी 2014 में क्यों लिया, और शायद यूचेन भी जेनिया के इन मर्डर्स में उसके पार्टनर है। और क्या शियाओ मर गई या तियान चिंग शियाओ है, और अगर शियाओ जिंदा है तो वो पिन्यू को पजेस कैसे कर सकती है और उन दोनों का क्या रिलेशन है। अगर ये सारे सवालों के जवाब जानना है तो सीजन 2 में ही मिलेगा। और अगर आपको सीजन 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन ले आऊंगी। अगर कॉपीराइट की दिक्कत नहीं हुई
तो और ये सीजन 1 कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।